फोर व्हीलर्स में आपको सब्सिडी अब क्यों चाहिए, जब कंपनीज आके सस्टेन कर रही हैं और ये बोल रही हैं कि हम आपको जितने में इलेक्ट्रिक गाड़ी आप खरीद रहे हैं उतने में ही आप पेट्रोल खरीदते थे। जब मैंने अपनी ईवी ली थी तो मेरे पापा ने सबसे पहले बात बोली थी, बेटा दिक्कत आ गई, खराब हो गई, सही कौन करेगा। इंडिया में कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट को इथेनॉल ब्लेंडिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 2030-35 के बाद भी 100% इलेक्ट्रिक पे नहीं शिफ्ट हो रहे हो। हाइड्रोजन इज नॉट रेडिली अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, उसको प्रोड्यूस करा जाता है, तो आपको कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, फिर H2 मिलेगा। वो बनाने के लिए आप सपोज 100 यूनिट ऑफ एनर्जी लगा रहे हो, उससे जो हाइड्रोजन बनेगा उस हाइड्रोजन की एनर्जी 40 यूनिट ही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं ईवी इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो सब्सिडीज हटा रहे हैं। साथ में हमने देखा है कि कुछ कंपनीज ने बैस निकाला है, मतलब बैटरी एज अ सर्विस। तो क्या ये चीजें इफेक्ट करने वाली है ईवी इंडस्ट्री के ऊपर? आज जो हमारे साथ में है वो हमारे चैनल के ऊपर फिर से आ रहे हैं। हमने उस टाइम पे बात करी थी जब ये टू अर्ली थे, उस टाइम पे हमने वाई कॉम्बिनेटर के बारे में बात करी थी, और आज ये सीरीज ए रेस कर चुके हैं, बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। तो वेलकम। Thank you, Sahil. Thank you. So I am Akshat and I'm the founder and CEO at Statiq. I'm Raghav, I'm the co-founder and CTO at Statiq. हम इंडिया की लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन कंपनी है। हमारे 7,000 से ज़्यादा चार्जर लगे हुए हैं एंड हम चार्जर्स बनाते भी हैं, सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं उसका एंड लगाते हैं। तो लोग थ्रू आवर ऐप दे कैन फाइंड ऑल दीज चार्जर्स, यूज देम एंड पे फॉर देम। So that is what we do. तो थोड़ा सा बताओ ईवी इंडस्ट्री अभी कैसे चल रही है और आने वाले टाइम में कैसे होने वाली है। मैं पर्सनली ईवी ओनर हूँ। जब हमने लास्ट शूट किया था उस टाइम पे हमने MG ईवी के बारे में बहुत बात करी थी। फिर हम मतलब लॉजिकली हमने प्रमोट किया था, फिर मैंने गाड़ी खरीद ली, फिर मैंने उसको थोड़ा सा नेगेटिव पब्लिसाइज भी किया उसी गाड़ी को। आप भी पर्सनली ईवी गाड़ी यूज़ करते हो, उसके बाद अपनी नई गाड़ी भी ली है। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर ऑफ ईवी क्या रहने वाला है? तो पहली चीज़ तो यही है कि क्योंकि पेट्रोल कम हो रहा है, राइट, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो द वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स ई मोबिलिटी। या चाहे वो 2 व्हीलर में हो, 3 व्हीलर, कार, बसेस, ट्रक, सब में ऑल्टरनेट फ्यूल आ रहे हैं। उस ऑल्टरनेट फ्यूल में से एक ईवी है। एंड जो ग्रोथ रेट है गिवन जितने भी व्हीकल न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। जो प्राइस पैरिटी बन रही है, मतलब कि आइस व्हीकल जो कि पेट्रोल व्हीकल हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उनका जो प्राइस है वो धीरे धीरे उनका गैप कम होते जा रहा है, सेम प्राइस हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं। तो ई मोबिलिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शिफ्ट हो रहा है। अगर ग्रोथ रेट भी देखें तो ईयर ऑन ईयर 69% का ग्रोथ रेट होता ही जा रहा है। और गवर्नमेंट का अगर टारगेट भी देखें तो 2030 तक गवर्नमेंट ने बोला कि 30% ऑफ द न्यू व्हीकल्स जो भी होंगे वो ईवीज़ होंगे इन ऑल द कैटेगरीज, बट मेरे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 15% तो होने ही चाहिए। तो एंड दैट इज़ अ ह्यूज नंबर, क्योंकि इंडिया 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है ग्लोबली। तो इट विल बी अ गेम चेंजर। तो ये पूरी ग्रोथ आपको क्या लगता है कि टू व्हीलर्स के थ्रू होने वाली है? मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो ग्रोथ होगी वो टू व्हीलर्स होगा, या फिर ये 4 व्हीलर्स हो गए, या 3 व्हीलर्स? अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं 3 व्हीलर्स ऑफ ईवी भी बहुत ट्रेंड में आ गया। फेस्ड ग्रोथ होगी। एक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो ऑब्वियसली ईवीज को सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अक्षित ने बताया ऑयल डेफिसिट है, ऑल ऑफ दैट। इंडिया हैज़ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो सेकंड है इंडिया इज़ अ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट, कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट। तो वन थिंग दैट हैज़ रियली प्रमोटेड ईवीज मे बी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। अब लोगों को धीरे धीरे, जब हम बात कर रहे थे 3 साल पहले, अब समझ में आने लगा है कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम रहती है। अगर आप थोड़ा समझा दो, जिनको नहीं पता उनको समझा दो। सो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेने में शायद स्टार्टिंग में, बिल्कुल बेसिक टर्म्स में बताएं तो स्टार्टिंग में 20% से 25% पैसे ज़्यादा देने पड़ते थे बिफोर दिस MG विंडसर लॉन्च। शायद अब तो वो भी सेम लेवल पे आ गया है, बट बाद में उसकी बात कर सकते हैं। बट 20-30% आपको ज़्यादा पैसे स्टार्टिंग में देने पड़ते थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, जो होती है आपकी पेट्रोल भरवाने की, गाड़ी चलाने की और सर्विस मेंटेन कराने की कॉस्ट, इतनी कम होती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years आपकी इलेक्ट्रिक कार चलाने की ओनरशिप कॉस्ट पेट्रोल कार से कम होती है, गिवन दैट आप कुछ किलोमीटर्स मिनिमम चला रहे हैं। अब आप चलाएंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली आप वो ऑपरेशनल कॉस्ट का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो दैट इज़ वन फैक्टर जो लोगों को समझ में आने लगा है। बट एट द सेम टाइम कंपनीज अब और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई हैं। वो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को जैसे लोग एक नज़रिए से देखते थे कि
स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। अब विद अ फ्यू न्यू लॉन्चेस स्टार्टिंग में भी आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, आप सेम पैसे दे रहे हो और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अगेन सेविंग कर ही रहे हो। तो कॉस्ट सेंसिटिविटी एंड सेम फॉर 2 व्हीलर्स, सेम फॉर 3 व्हीलर्स, इवन फॉर बसेस, कॉस्ट सेंसिटिविटी इज समथिंग दैट हैज ऑलवेज ड्रिवन इंडिया। तो इसीलिए फ्लीट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से शिफ्ट आ रहा है। फ्लीट्स कुड बी 2 व्हीलर्स फ्लीट, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, लॉजिस्टिक। तो जितनी भी, अगर आप टैक्सीज भी देख रहे हो तो बहुत तेज़ी से टैक्सीज इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिखने लग गई हैं। 2 व्हीलर्स भी जो आप जोमेटो वगैरह के भी देखोगे भी बहुत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, क्योंकि उनका रन भी है, प्लस ओवरऑल ऑपरेशन कॉस्ट इतनी नीचे आ जाती है कि कुछ ही टाइम में फ्री पड़ जाता है। पेट्रोल के ऑपोजिट है। एक आई मेट अ यूज़र, उसने बोला मेरे पेट्रोल गाड़ी थी तो मैं चलाने में डरता था, अब मेरे पे इलेक्ट्रिक है तो मुझे लगता है जितनी चलाऊंगा उतने पैसे बचाऊंगा। यार स्कूटी से सस्ती पड़ती है, सीधा लॉजिक है ना। मैं तो कई बार सोचता हूँ, मैंने कहा यार यहाँ से नहीं निकालता, थोड़ा लंबा निकालता हूँ, रूट खाली होगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटी 1 रुपये से नीचे पड़ती है घर से आप चार्ज करते हो दिल्ली के अंदर। तो मेरे को मेरी गाड़ी इसके आसपास पड़ रही है। और अगर आप स्कूटी भी लेके जाते हो तो एवरेज स्कूटी 30-35 की एवरेज देती है। अगर कोल्ले को कंपनी कुछ भी बोले, रियल लाइफ आपको 30-35 की एवरेज मिलती है, मतलब 3-3.5 रुपए किलोमीटर हो गया वो भी। करेक्ट। तो अगर आप 3-3.5 रुपए किलोमीटर दे रहे हो स्कूटी के अंदर, गाड़ी के अंदर आप एसी में जा रहे हो, सेफ्टी सिक्योरिटी में जा रहे हो और 1 रुपये लग रहा है। नो डाउट अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करके चलो तो बहुत बड़ी लगती है। सब लोग कहते हैं कि भाई ईवी गाड़ी का फ्यूचर नहीं है क्योंकि बैटरी खराब हो जाएगी। तो क्या, तो अभी नया मॉडल जो निकला है बैस, विन फास्ट नाम करके एक कंपनी थी जो इंटरनेशनली वियतनाम की कंपनी थी, जिन्होंने ईवी के अंदर रेवोल्यूशन लाया था बैस मॉडल निकाल के। अभी एमजी वालों ने निकाला है, थोड़ा सा बताओ कि क्या है। हाँ, तो बैटरी एज ए सर्विस है, आपको इनिशियल कॉस्ट नहीं देनी है बैटरी की। सो यू कैन बाय द व्हीकल, तो आप व्हीकल का कॉस्ट दो और बैटरी का रेंटल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जितना आप गाड़ी चलाओगे उतना आपको पैसा देना है। तो पर किलोमीटर, जैसे जो एमजी की नई कार लॉन्च है उसमें 3.5 रुपये पर किलोमीटर देना, और जितना आप चलाओगे उतना कॉस्ट होगा। तो 3.5 रुपये बैटरी की कॉस्ट एंड 1.5 रुपये चार्जिंग की कॉस्ट। तो मोटा मोटा 5 रुपये पर किलोमीटर आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है। और इनिशियल जो कॉस्ट है उससे बैटरी हटा दी गई है, तो इनिशियली इसलिए बहुत सस्ता हो गया। इट्स लाइक कि गाड़ी से इंजन की कॉस्ट नहीं ले रहे हैं, बची हुई कॉस्ट ले रहे हैं। तो इनिशियली बाय करना बहुत ईजी है और जो आपका पेमेंट है वो स्प्रेड हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट क्योंकि रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, 5 रुपये पर किलोमीटर है कंपेयर टू से पेट्रोल जो 8 से 10 रुपये पर किलोमीटर है, तो टोटल कॉस्ट 8 से 10 पहले मेरे को लगता था, पर जब मैंने अपने भाई की गाड़ी चलाई, नाम नहीं लूंगा, बट वो भी एसयूवी है और स्मार्ट हाइब्रिड है, बट उसकी रेंज मतलब वो 8 की एवरेज 7 की एवरेज दे रही है गाड़ी। तो 7 की एवरेज में 12-13 किलोमीटर। मैंने कहा भाई इससे बड़े तो ओला में घूम ले तू। मैंने कहा ड्राइवर चलाएगा तो आराम से पीछे बैठेगा, रिस्क भी नहीं है, तब जाके देखो सस्ती पड़ेगी। और ये स्मार्ट मूव है। मतलब अगर आप कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग देखो 8, 10, 12 वर्सेस 1 रुपये था, अब उन्होंने उसके लिए आपको कुछ पैसे ज़्यादा देने पड़ते थे स्टार्टिंग में। अब एमजी का नैरेटिव ही ये था कि हमने इस सेगमेंट की इलेक्ट्रिक गाड़ी उतने की निकाल दी जितने की इस सेगमेंट की पेट्रोल गाड़ी होती है। और ओनरशिप इसलिए अच्छी है क्योंकि आप एनीवे ऑपरेशनली 5 रुपये 6 रुपये बचा ही रहे हो। तो बहुत अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है। तो मैं पर्सनली एज ए ईवी ओनर कुछ बताता हूँ, आप भी बताना कि आपको क्या क्या लगता है। मुझे रेंज एंजाइटी होती है, ठीक है। पहले जब हमने शूट किया था उस समय मैंने गाड़ी ली नहीं थी, बट मुझे अभी होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी गाड़ी 260 270 चलेगी। अगर मुझे कहीं ऐसी जगह जाना है जिस जगह के बारे में मेरे को नहीं पता है, तो भाई भरोसा नहीं है वो चार्जर चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देता हूँ, अभी मैं कहीं पे थे हम, तो मैंने टाटा की ऐप खोली, उसमें देखा चार्जर, मैं वहाँ पहुँचा, पता लगा टाटा वो चार्जर ऑपरेशनल ही नहीं है। फिर मैं दूसरे में गया, ऐप में दिखा रहा है, वहाँ देखा अवेलेबल ही नहीं है। तो इस चक्कर में मैं, जब हम इमरजेंसी बाहर चार्जिंग करने के लिए जा रहे हैं और उसके लिए हम घूमे जा रहे हैं तो रिस्क लगता है। तो अगर दिल्ली जैसी जगह में ऐसी चीज़ें हो रही है, तो मेरे को जैसे लखनऊ जाना था, तो मैं कहा भाई मैं तो नहीं जा रहा अपनी गाड़ी, मैं तो नहीं ले आ रही। ऑल दो बहुत चीप था, मैं लेके जाता मजे से, जो नया हाईवे बनाया उस पर एक्सपीरियंस कर सकता था। बट मैं जयपुर से ज़्यादा दूर, इधर देहरादून मसूरी, ये समझ में आता है क्योंकि आपको पता है बीच में चार्जिंग स्टेशंस लगे हुए हैं और बहुत सारे हैं। बट जब मैं लखनऊ साइड जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा रास्ते में चार्जिंग स्टेशन भी कम है यार, अगर कुछ हो गया तो फंसने वाली बात है, मैं नहीं करूँगा। तो मेरे को पर्सनली रेंज एंजाइटी दिक्कत लगती है। बाकी पावर मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकता कोई। अगर कोई पेट्रोल डीजल चला रहा है तो उसको ऐसा लगेगा भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। दूसरा,
अगर वैल्यू फॉर मनी मान के चलो कि आप जो रेंज पर किलोमीटर जो बढ़ती है वो ऐसा लगता है यार ये तो फ्री है ये तो ऐसा लगता है फ्री वाली चीज है। दिल्ली में रहते हो 1 मीटर आपके पास बड़ा घर है 1 मीटर और लगवा लो 200 यूनिट फ्री मिलती है बस हो गया काम। मतलब 4 बार चार्जिंग फ्री हो जाएगी। तो मतलब दिस इज गुड, मतलब मुझे पर्सनली लगता है। आपका क्या कहना है, आपका क्या एक्सपीरियंस? हाँ नहीं, आई थिंक राइट एवैल्यूएशन है। गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते वक्त ये नहीं सोचा जाता कि कितना आप चला रहे हो, कितना डेली पैसा खर्च हो रहा है। ईवीज़ में ऐसा नहीं होगा आपके साथ। रेंज एंग्जाइटी होगी, बट मुझे लगता है उसको टाइम लगेगा सॉल्व होने में। और वो रेंज एंग्जाइटी इसीलिए क्योंकि चार्जर्स बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जर्स जगह जगह पे नहीं है, या अगर हैं तो वो रिलायबल नहीं है, चलते नहीं है, या कुछ इशू हो सकता है उनमें। और इसीलिए हमने ये प्रॉब्लम चुनी थी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ईवी सक्सेसफुल होने के लिए चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आपके नियरेस्ट से पास चार्जर होना चाहिए, और तेज़ होना चाहिए, और रिलायबल होना चाहिए कि अगर आप वहाँ पे जाओ तो चलता हुआ मिलना चाहिए। एज सिंपल एज दैट, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू सॉल्व इन स्टैट। आप चार्जर बेच रहे हो तो मुझे थोड़ा सा समझाना बिजनेस के तरीके से। मैंने नोटिस किया है कुछ कंपनी ने 30 किलोवाट वाले चार्जर्स बहुत ज़्यादा चला रही है। उन बड़े चार्जर्स नहीं मिलते। जैसे मेरी गाड़ी सपोर्ट करती है ज़्यादा, मैं फास्ट चार्ज कर सकता हूँ, बट मैंने देखा है वो चार्जर्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, इसका रीज़न क्या है? हाँ, तो एक तो ये जो चार्जर्स हैं ये एक्चुअली बहुत कॉस्टली हैं अभी। तो जैसे 30 किलोवाट का चार्जर 5 लाख के आसपास होगा, 60 किलोवाट का चार्जर 8-8.5 लाख का होगा, क्योंकि अभी गाड़ी भी लाइक ईवीज़ बहुत कम है कंपैरेटिवली। तो पीपल, जो भी लोग ये लगा रहे हैं चार्जर, उनको लाइक दे कंजर्वेटिव, वो भी रिस्क नहीं ले रहे हैं बड़े चार्जर्स लगाने का। एक हाँ मेजर चीज़ ये है। इसके बाकी और कोई बड़ा ऑपरेशन चैलेंज नहीं है? 60 वाले में 30 वाली गाड़ी चार्ज हो जाती है? हाँ, तो बड़ा चार्जर आप लगाओगे तो छोटी गाड़ी कोई भी चार्ज हो सकती है उसकी। और उसमें पर मिनट चार्ज होगा, कैसे चार्ज होगा? हाँ, पर यूनिट चार्ज होता है। जितना आप बिजली लोगे, जैसे आप घर में भी जितनी बिजली यूज़ करते हो उतना पैसा देते हो, तो चार्जर में भी ऐसा ही, जितनी आप बिजली यूज़ करोगे उतना पैसा दो। मिनट का कोई सीन नहीं है? मिनट का नहीं है, अभी इंडिया में नहीं है। बाहर मिनट से भी चार्जिंग करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे जितना आप बिजली यूज़ कर रहे हो। ठीक है। और अभी ये खत्म होने का एक और रीज़न भी हो सकता है कि जो नई टाइप ऑफ बैटरीज बन रही है। मैं पढ़ रहा था कि कुछ कंपनीज ने, जैसे हमारे यहाँ पे लिथियम आयन चल रही है, सॉलिड स्टेट आने लग गई है, तो आपको लगता है सॉलिड स्टेट्स इम्पैक्ट डालेगी रेंज एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम पे? हाँ नहीं, बेटर होगा। जितना रेंज होगा बैटरी का, जितना तेज चार्ज हो पाएगी, सॉलिड स्टेट से यही चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो आई थिंक रेंज एंजाइटी और बेटर होगी। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो जिन ऑडियंस को नहीं पता सॉलिड स्टेट बैटरीज क्या होती है और क्या फ़ायदे हैं। हाँ, तो जैसे डिफरेंट टाइप की बैटरीज होती है, डिफरेंट उनकी केमिस्ट्रीज होती है। अभी जैसे लिथियम आयन बैटरीज यूज़ हो रही हैं। अगर हम सॉलिड स्टेट बैटरीज यूज़ करते हैं तो एक उनका लाइफ ज़्यादा रहता है। उसकी केमिस्ट्री बेसिकली डिफरेंट होती है देन द करंट लिथियम आयन बैटरीज दैट वी यूज़। तो बैटरीज अलग अलग भी होती है। जैसे लेड एसिड बैटरी होती थी पहले, राइट, जो इन्वर्टर में लगती है। इन्वर्टर में भी लगती है, गाड़ी में आगे भी होती है, जो बोनेट में अंदर रखी होती है। लिथियम आयन वो है जैसे जो फ़ोन में है, वो ही सेम गाड़ी में। ऐसे सॉलिड स्टेट की अलग केमिस्ट्री है, लॉन्गर लाइफ है उसकी थोड़ी, और अभी थोड़ी कॉस्टली है क्योंकि इट्स नॉट कमर्शलाइज्ड येट, तो इसीलिए सारे व्हीकल्स में नहीं आ रहे हैं। बट फास्ट चार्जिंग भी हो सकती है उससे, और उसकी रेंज भी ज़्यादा होती है। वो थोड़ी और डेंस, एनर्जी डेंस होती है, मतलब सेम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी दे कैन हैव। सो या, तो आपको लगता है फ्यूचर सॉलिड स्टेट्स की तरफ जाएगा या लिथियम आयन की तरफ जाएगा? नहीं, वो डिपेंड करता है कमर्शलाइजेशन कॉस्ट। फ्यूचर मतलब अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहो, आप चाहोगे, तो आपके हाथ में पावर है, मान लो। हाँ नहीं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। कमर्शलाइजेशन जिसका हो पाएगा वो आगे जाएगा। जैसे कि एडिसन और टेस्ला भी थे, राइट। तो जो भी उनकी वन मेड डीसी, वन मेड एसी पावर, राइट, जो भी ज़्यादा कमर्शलाइज हो पाएगा वो आगे जाएगा। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मटीरियल अवेलेबिलिटी, कितना हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, किस कॉस्ट में कर पा रहे हैं, किस स्केल पे वो कमर्शलाइज हो रहा है। तो फ्यूचर एक्चुअली मुझे लगता है डिपेंड करता है, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को। आपका क्या कहना है? No, same. See, sometimes in चीज़ों में it is all driven by economies of scale. Whichever gets commercialized faster, it can also be government push. So government push भी इन चीज़ों में बहुत ज़रूरी है. All of this will come down together, and then जो भी बैटरी यूज़ होगी ज़्यादा, वो obviously commercialize ज़्यादा होगी, और फिर वो एक positive spiral है। जब this is also chicken and egg for battery guys, right? जैसे हमारे लिए गाड़ियाँ और EVs और चार्जर्स हैं,
उनके लिए ये है। तो जो एक बार अगर द फ्लाई व्हील रोटेट्स फॉर वन बैटरी तो फिर वो कमर्शलाइज हो जाएगी, यू कांट देन गो बैक। तो ऑब्वियसली कंपनीज आर डूइंग देयर एक्सपेरिमेंट्स। अगर मैं गवर्नमेंट पुश की बात करके चलूँ तो पिछले 2-3 बजट से हम ऐसा देख रहे हैं गवर्नमेंट पुश कम हो रहा है। मतलब पहले ऐसा लगा था कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, पर पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि उन्होंने 2 व्हीलर्स पे भी सब्सिडी कम करनी शुरू कर दी है। नितिन गडकरी जी आगे बोल रहे हैं कि अब शायद सब्सिडी की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने कॉस्ट ऑफ बैटरी कम कर दी है, आने वाले 1-2 साल में जो ईवी गाड़ियाँ है वो पेट्रोल गाड़ियाँ सेम आ जाएगी, तो हम सब्सिडी क्यों दें। तो अगर ऐसा पुश आ रहा है, दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं एथनॉल ब्लेंडिंग आ रही है। तो अगर ये आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट का मूव थोड़ा सा स्विच हो रहा है, उनको लगा कि यार ईवी, उनको लग रहा था पहले ईवी फटेगा, उसके बाद उनको लग रहा है ईवी तो फट रहा है, उसके साथ में 3-4 और ऑल्टरनेटिव्स तैयार करके रखो क्योंकि एडॉप्शन उतनी फास्ट नहीं हो रहा जितना सोचा गया। नहीं तो मेरे को लगता है कि इसको देखने का एक अलग लेंस भी है। और इन द लास्ट फ्यू डेज जब से बजट आया और गडकरी जी ने ये बोला है, मुझे लगता है एक परसेप्शन भी बिल्ड हुआ है। सी वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ नोट करना, वो ये है कि गवर्नमेंट हैज़ पुश्ड ईवीज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट आज तक। नाउ गवर्नमेंट ने, अगर आप फेम 1 और फेम 2 पॉलिसीज फॉर चार्जिंग देखो तो उसमें कुछ पैसा इन्फ्यूज़ किया, जो चार्जिंग में इन्फ्यूज़ किया, बट वो बहुत सक्सेसफुल फेम 1 फेम 2 पॉलिसीज नहीं रही हैं। चार्जर्स रिलायबल नहीं है, देर आर सम नेटवर्क्स, वी वोंट टॉक अबाउट देम, बट गवर्नमेंट ने जो चार्जर्स लगाए वो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आज आप एक गवर्नमेंट चार्जिंग नेटवर्क की बात करो तो वो रिलायबल नहीं है। तो आइडियली फेम 1 फेम 2 का चार्जिंग वाला पैसा तो ईवी इंडस्ट्री में कभी बेनिफिट के लिए पहुंचा नहीं है। हाँ, ईवी सब्सिडीज़ जो हुई हैं वो पैसे लोगों को पहुंचे हैं और वो एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन रहा है। अब अगर आप देखो, अगर गवर्नमेंट 50% ऑफ द फेम 1 फेम 2 अमाउंट भी फेम 3 की चार्जिंग में डाले, बट ऐसे डाले कि वो पैसा लोगों पे पहुंच जाए। वी वर अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कंसल्टेशंस इन मिनिस्ट्री दिस टाइम। हमसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर मीटिंग रखे गए कि ये कैसे पैसा लोग सकता है। पहले गवर्नमेंट चार्जर खरीदने पे सब्सिडी देती थी, अब गवर्नमेंट कह रही है कि रियल प्रॉब्लम क्या है। हमने बताया रियल प्रॉब्लम है अपस्ट्रीम इंफ्रा, तो अब गवर्नमेंट अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रही है। तो अगर जितना गवर्नमेंट ने पैसा पहले लगाया उसका 50% पैसा भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में सब्सिडी आ जाए तो अपने आप उससे ज़्यादा पुश मिल जाएगा जितना पहले मिला था। तो मे बी द टोटल अमाउंट माइट गेट लेसर, बट द अमाउंट दैट इज रीचिंग टू पब्लिक वुड डेफिनेटली इंक्रीज। गवर्नमेंट ने सीखा है, गवर्नमेंट को पता है कि फेम 1 फेम 2 में क्या प्रॉब्लम्स थी, फेम 3 क्या है। और ईवी सब्सिडीज इज अ डिफरेंट टॉपिक। गवर्नमेंट को लगता है कि वहाँ पुश की जरूरत नहीं है। चिकन ईवी सब्सिडीज भी अलग कैटेगरी में दी जा रही है, जैसे बसेस में अभी भी दी जा रही है। जैसे बस अभी PME सेवा बस है, शायद 3 व्हीलर्स में भी दी जा रही है। 3 व्हीलर्स में भी दी जा रही है। तो गवर्नमेंट को ये समझ आया है कि बहुत ज़्यादा, जो मैंने बताया कि फ्लीट्स में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, तो फ्लीट्स को बहुत इंस्टेंट पुश देने के लिए वहाँ सब्सिडी शिफ्ट करी जा रही है रादर देन टू द B2C सेगमेंट, मतलब पर्सनल सेगमेंट को हटा के, क्योंकि 2 व्हीलर में ऑलरेडी अपटेक काफ़ी आ रहा है। तो इसकी वजह से ग्रोथ रुकेगी नहीं, क्योंकि देखो 2 व्हीलर की वजह से ईवी सेगमेंट में ग्रोथ आया, नो डाउट सबने चलाया, सबको मजा भी आया, पावर के अंदर इकोनॉमी भी बढ़ी, पर कुछ कुछ ऐसी कंपनीज निकल के आई इसके बीच में जिनकी सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं थी, जिनमें बग्स आ रहे हैं, जिनमें दिक्कतें आ रही है कस्टमर को, और कंज्यूमर इतना परेशान हो रहा है, वो कह रहा है भाई इससे बढ़िया तो पुराना वाला सिस्टम था, मेरे को नहीं जाना इस तरफ। तो बहुत सारे एक तो मैं कह रहा हूँ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आ रहे थे 2 व्हीलर में, ऊपर से सब्सिडी हट गई, एथेनॉल ब्लेंडिंग एक साइड पे आ रही है, तो लोगों को पता लग रहा है ऑल्टरनेटिव्स तैयार हो रहे हैं। तो क्या इसकी वजह से जो ग्रोथ प्रोजेक्टेड थी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, डेंट पड़ सकता है? हाँ, नहीं, ग्रोथ प्रोजेक्टेड मुझे लगता है गवर्नमेंट, एंड अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट की भी बात करूँ तो गवर्नमेंट एक ऐसा एजेंट है जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है पुश के लिए, वो पुश नहीं देता है। अगर वो एनवायरनमेंट कैसे रिएक्ट करेगा, उस एनवायरनमेंट की वजह से पुश कैसा मिलेगा, दैट इज सेपरेट, राइट। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करा था और अभी भी कर रही है, एंड व्हाट इट हैज़ फिगर्ड आउट इज़ कि ईवीज ऑलरेडी टेकअप कर रहे हैं। ईवीज की जो मेन प्रॉब्लम्स है वो खुद सॉल्व हो रहे हैं। मेन प्रॉब्लम थे कॉस्ट ज़्यादा थी, जो हमने बात करी, चार्जिंग स्टेशंस कम थे, राइट, वो उसको धीरे धीरे पुश मिल चुका है। लेकिन टू मूव अवे फ्रॉम ऑयल, सिर्फ ईवी इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, राइट। और भी बहुत ऑप्शन है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, जैसे पेट्रोल एक ऑप्शन है तो डीजल भी है, CNG भी है। फ्यूचर में भी बहुत सारे फ्यूल को एग्जिस्ट करेंगे, हमें फॉसिल फ्यूल से मूव होकर वो अल्टरनेट क्या है वो ढूंढने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक ऑप्शन है, हाइड्रोजन एक ऑप्शन है, इथेनॉल ब्लेंडिंग एक ऑप्शन है, जो कि, लेकिन मुझे इथेनॉल ब्लेंडिंग
एक इंटरिम सोल्यूशन लगता है, क्योंकि इट इज़ अगेन अ मिक्सचर विद सम फॉसिल। यहीं पर रोकना चाहूँगा, आपको लगता है इथेनॉल ब्लेंडिंग से इनफैक्ट जितना सोचा जा रहा हो उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है? क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास गाड़ी है, मैंने अभी रिसेंट इंजन लिया था, मुझे नहीं पता स्पेसिफिकेशन क्या है, पर मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंजीनियरिंग लॉजिक से सोच रहा हूँ कि मेरे पास थोड़ी पुरानी गाड़ी है जो शायद अभी वो गवर्नमेंट का 10 साल की जो स्लैब आती है उसके अंदर आती है। गवर्नमेंट ने कहा इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% हो गई, जिसके चक्कर में बहुत सारे पेट्रोल स्टेशन पे सब पे इथेनॉल ब्लेंडिंग आ गई। अब वो जब मेरी गाड़ी में डलेगा पेट्रोल तो मेरी गाड़ी में दिक्कत आएगी, तो जिसकी वजह से शायद मेरी गाड़ी की उतनी लॉन्ग रन ना आए, शायद मेरी गाड़ी का इंजन जल्दी बैठ जाए। तो हमने तो सोचा था अडॉप्शन आएगा, सब कुछ फायदा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, पर मेरी गाड़ी जल्दी खराब होने लग गई है। क्योंकि कहीं पे मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसका ये कहना था कि शायद कोई BS5 या BS4 इंजन डेड हो जाएगी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग आने के बाद से। इंडिया में कोई भी, इंडिया इज सच अ वास्ट कंट्री, इंडिया में कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट को इथेनॉल ब्लेंडिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 2030-35 के बाद भी 100% इलेक्ट्रिक पे नहीं शिफ्ट हो रहे हो। तो देयर हैव टू बी वेज जहाँ पे वो सस्टेनेबल रहे। ऑयल हैज़ टू बी सस्टेनेबल फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स एटलीस्ट। सेम ईवी चार्जिंग में, अब ईवी चार्जिंग में अगर देखा जाए, ईवी इंडस्ट्री में देखा जाए, तो 4 व्हीलर्स में आपको सब्सिडी अब क्यों चाहिए? जब कंपनीज आके सस्टेन कर रही हैं और ये बोल रही हैं कि हम आपको जितने में इलेक्ट्रिक गाड़ी आप खरीद रहे हैं उतने में ही आप पेट्रोल खरीदते थे, फिर सब्सिडी क्यों चाहिए? फिर आपको सब्सिडी चाहिए आपकी प्रॉब्लम के लिए जो है रेंज एंग्जाइटी, वो सॉल्व होगी चार्जिंग से। तो गवर्नमेंट ने फोकस वहाँ शिफ्ट किया। हालांकि बसेस में वो यूनिट इकोनॉमिक्स अभी नहीं आ रहा, फ्लीट्स के लिए नहीं आ पा रहा, तो अभी PM सेवा चल रही है फॉर बसेस। तो फॉर श्योर कुछ चीज़ें गवर्नमेंट, दिस इज़ लाइक कि साथ साथ कुछ चीज़ें ग्रो हो रही हैं और बीच में आपकी जो सब्सिडीज़ थी वो शिफ्ट हो रही हैं उन चीज़ों को ग्रो करने में, रादर देन द एक्यूट प्रॉब्लम, साथ की चीज़ों को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है। एंड इथेनॉल से, लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन ऑल्सो, इथेनॉल से थोड़ा तो इफेक्ट आएगा इंजन पे, बट ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ अदर रीजन्स, जैसे फार्मर इनकम भी बढ़ानी है, राइट? मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री इज स्टिल इन द फार्मिंग सेक्टर, राइट? तो एंड उनकी फार्म इनकम कैसे बढ़ेगी? उनकी फार्म इनकम सिर्फ खाना सब्जी बेच के नहीं बढ़ेगी, राइट? उनको और सेक्टर्स में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लाइक इथेनॉल। सो इसके इथेनॉल ब्लेंडिंग के भी और बहुत रीज़न है, बट ऑटोमोबाइल में मुझे लगता है बहुत एक इंटरिम सोल्यूशन ही है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके और कुछ ऐसे इम्पैक्ट हैं जो सस्टेनेबल नहीं है, लाइक इंजन का थोड़ा इंजन की एफिशिएंसी कम होना, या फिर फॉसिल फ्यूल तो एनीवेज उसमें यूज़ हो रहा है, तो इंटरिम सोल्यूशन है। तो वैसे मेरा ओपिनियन है, जो कि मुझे लगता है जब मैंने ईवी गाड़ी ली तो मुझे पता नहीं था प्लग इन हाइब्रिड्स के बारे में। फिर जब मैंने ईवी ले ली उसके बाद मुझे पता लगा प्लग इन हाइब्रिड नाम की भी चीज़ होती है। मेरे दिमाग में था प्लग इन हाइब्रिड होती है वो जो होंडा सिटी IV टेक आई थी ना, कि भाई वो गाड़ी चलाओ और अपने आप रिचार्ज होती रहेगी, वैसा कुछ होगा। फिर मेरे को पता लगा, मैंने कहा भाई इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी कर सकते हो और पेट्रोल से भी चला सकते हो। मैं भाई ये तो इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब आप चलाओ भी और पेट्रोल की भी प्रॉब्लम सही होगी। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मूव गलत हो गया? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं एज एक क्रिटिसिज्म सोच रहा हूँ कि अगर सब्सिडीज दी जाती प्लग इन हाइब्रिड्स को, इसकी वजह से प्लग इन हाइब्रिड्स लोग ले लेते तो लोगों को ना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना टेंशन होता। मेरे को डर लग रहा है लखनऊ जाने में, मैं पेट्रोल डलवा के निकाल लूंगा, प्लस मुझे पता है मैं घर से फुल चार्ज करके निकलूंगा, 100-150 किलोमीटर तो चलेगी मेरी गाड़ी, रास्ते में मिल गया तो चार्ज कर लूंगा, नहीं मिला तो मेरी पेट्रोल तो है ही। वहां कहीं पहुंच गए तो ओवरऑल सस्ती भी पड़ रही है, क्योंकि जब आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है तो ईवी भी उसको बैलेंस आउट कर रहा है, उससे 30% इकोनॉमी और बेटर इंप्रूव हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये प्लग इन हाइब्रिड्स को बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया? हाँ, मुझे लगता है कि प्लग इन हाइब्रिड्स एक तो थोड़े कॉस्टली रहते हैं, बिकॉज उसमें इंजन भी होता है और बैटरी वगैरह सब होता है, एंड इंडिया इज़ अ कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट। इंडिया के पास कोई इनहेरेंट प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो it will be imported only, and usually again it is an interim solution, because say you have petrol and then you have EV on either of the spectrum. बीच में अगर plug-in hybrid है तो it's again interim solution like ethanol. तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो इसमें इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? पर एक स्मार्ट ट्रांजिशन हो सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्लग इन हाइब्रिड्स होती और गवर्नमेंट सब्सिडीज देती अच्छी खासी और कोशिश करती कि जैसे जितने में अभी ईवी मिल रही है उतने के आसपास में भी प्लग इन हाइब्रिड मिलने लग जाती, तो लोग शायद, मैं पर्सनली प्लग इन हाइब्रिड लेता, मैं ईवी के मजे भी लेता और मैं पेट्रोल के मजे भी लेता, मैं दोनों चलाता। मेरे को जब पता लग जाता ईवी कितनी बेनिफिशियल है और जब पूरा इंफ्रा बढ़ जाता मार्केट के अंदर, तब मैं
अगली गाड़ी प्योर ईवी लेता। सी एक चीज में नोटिसेबल ये है कि प्लग इन हाइब्रिड्स बाय यूनिट इकोनॉमिक्स आर नॉट लेसर इन कॉस्ट ऑफ ओनरशिप फॉर 5 years। अगर आपको सब्सिडीज भी दे दी जाएं उसके बाद भी प्लग इन हाइब्रिड से जो आपकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप 5 साल में निकलेगी विद सम सब्सिडी, और इलेक्ट्रिक कार से जो कॉस्ट ऑफ सब्सिडी निकलेगी विद कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकलेगी विद सब्सिडी, उसमें इलेक्ट्रिक कार की यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत बेहतर है। ईवीज अडॉप्ट की गई हैं फ्लीट कंपनीज द्वारा सबसे पहले, और उसके बाद B2C सेगमेंट, 2 व्हीलर सेगमेंट, और फिर टच नहीं लोग जो हमारे फिर वो आपकी हमें फिर हम टच जैसे नहीं लोग हो लोग। गए। सो जो वो फ्लीट कंपनीज हैं उनको ये सारे इश्यूज रेंज एंजाइटी के फील नहीं हो रहे हैं। मे बी एक B2C कस्टमर को अब नहीं हो रहे, बट 2 साल पहले भी फ्लीट्स जो चार्ज कर रहे थे वो हब्स बने, हब्स में उन्होंने चार्जिंग करी, इंट्रासिटी ट्रैवल उन्होंने ओपन किया, उन्होंने कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बचाई। अगर आप 2 साल पहले, अब हम बोल रहे हैं कि हाइब्रिड्स पे सब्सिडी मिलती, आप 2 साल पहले हाइब्रिड पे सब्सिडी देते, फ्लीट्स पेट्रोल पे ही रहते, वो मूव ही ना करते, क्योंकि उनको कॉस्ट इकोनॉमिक्स से ज़्यादा किसी से फर्क नहीं पड़ता। स्केल पे आप तभी चीज़ें चेंज कर सकते हो जब यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाए दूसरे ऑल्टरनेटिव से, तो वो बहुत नोटिसेबल है। आपकी इंडस्ट्री की बात करके चलते हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे क्यों नहीं डेवलप हो पाया? लास्ट वीडियो में 3-4 साल पहले शूट करी थी, तो तब से अब तक में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, बट उस लेवल का इम्प्रूव नहीं हुआ। जैसे आप फ्लीट की बात करके चलो, तो अगर आज हम जोमैटो वाले जितने घूम रहे हैं सब इलेक्ट्रिक पे है, बाइक वाले देख रहे हैं बहुत सारे, जो ओला उबर वाले, मोटो वाले, आगे रैपिडो, वो भी हम देख रहे हैं ईवी के ऊपर है। तो इनके लिए तो शायद चार्जिंग का जुगाड़ हो गया है, बट हमारे लिए अभी तक इतना लेवल का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ इंफ्रा? हाँ नहीं, इसके अपने कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे मैंने बताया, सेटिंग अप द इंफ्रा इज हाई कॉस्ट, ठीक है, मेंटेनिंग इज हाई कॉस्ट, टेक्नोलॉजी में हमने बहुत इन्वेस्ट नहीं किया है, गवर्नमेंट का सब्सिडी अभी तक फेम 1 फेम 2 जो गवर्नमेंट की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है चार्जिंग में, कोई उसमें सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अभी प्राइवेट कंपनीज फिगर आउट कर रही हैं, जैसे हमारे जैसी कंपनीज S2, और ऐसी बहुत कंपनीज एट स्केल नहीं है। तो इस बिजनेस में ना एक चार्जर लगाना बहुत ईजी है, 1000 चार्जर लगाना, एक तो उसमें केपेक्स बहुत ज़्यादा है, 1000 चार्जर लगाने के लिए आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए रफली, और फिर उसको मेंटेन करना, प्रॉफिटेबली रन करना, क्योंकि ये स्मॉल यूनिट्स एट डिफरेंट लोकेशंस हैं, इट्स नॉट इजी टू मैनेज। मोटा मोटी 1000 चार्जर्स को खरीदने का कॉस्ट आ गया 100 करोड़ रुपए, मैनेज करने का कॉस्ट कितना साल का? मैनेज करने का कॉस्ट भी 5-10 करोड़ रुपए आएगा, 10 करोड़ के आसपास आएगा। और एक कॉस्ट बीच में आप भूल गए, 100 करोड़ रुपए में खरीद के इंडिया में ग्रिड इंफ्रा बनाना एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत मनी कंज्यूमिंग है। और 30 किलोवाट और 60 किलोवाट की जो आपने बात की, उसका एक रीज़न ये भी है कि इंडिया में एक 30 किलोवाट 22 किलोवाट चार्जर लगाना बहुत आसान है। आपको मार्केट एंट्री चाहिए तो आपको लोड कहीं एक्स्ट्रा मिल जाएगा, किसी ढाबे पे, किसी डेस्टिनेशन पे। बट जब आप 60, 120, 240 किलोवाट चार्जर्स के लिए जाओगे तो आपको डिस्कॉम से ट्रांसफार्मर, HT, LT एक अलग लाइन चूज करनी पड़ेगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। उसका कैपिटल कितना आता है मोटा मोटी? तो जो मैं 10 लाख गिन रहा था उसके ऊपर, और उसमें थोड़ा बहुत गिना था मैंने, तो अगर 1000 चार्जर में ग्रिड भी अपग्रेड करनी है, फास्ट चार्जर लगाना है, तो 120-30 करोड़ रुपए लगेंगे। ठीक है, और 20-30 करोड़ रुपए मान के चल रहे हैं मेंटेनेंस का खर्चा है, फिर ऊपर का खर्चा कंपनी, हाँ वो तो डिपेंड करता है कंपनी का ना। तो अगर इतना कैपिटल लगाना ही पड़ेगा, अगर सिर्फ आप मेंटेन और बना के रखना चाहते हो, तो कंपनीज क्यों नहीं कर रही है? जैसे हम देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है ये जो गाड़ियां बेच रही है, तो सबके सब कह तो रहे हमने अपने इंफ्रा बना लिया है, पर इंफ्रा उस लेवल का तो नहीं है, क्योंकि ये ना डिफरेंट, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट गेम देन सेलिंग अ व्हीकल। क्योंकि वो क्या करते, जो भी नहीं, वो आपको पैसा दे देना, आपके साथ व्हाइट लेवल पार्टनरशिप कर ले, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ठीक है, उनको लगता है कि ये वाला गेम हमारे लिए मुश्किल है, कैपिटल है उनके पास में, और उनको पता है अगर इंफ्रा रेडी होगा तो उनका गाड़ी आराम से बिक पाएगी। करेक्ट। अगर मैं उसकी बात करूँ, XUV की बात करके चलूँ, वो फेल हो गई। जिस कंपनी ने मास सेल करी हैं गाड़ियाँ, उन्होंने पैसे लगाए हैं। टाटा ने गाड़ियाँ मास में सेल करी तो उन्होंने टाटा पावर नेटवर्क बनाया, ठीक है, वो 30 किलोवाट डोमिनेंट नेटवर्क है, अब वो ऑब्सोलीट हो गया है बिकॉज 60 और 120 पे सबको चार्जिंग चाहिए। बट जैसे जैसे मल्टीपल कंपनीज में नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे OEMs हैं जो अब मास कार्स निकाल रहे हैं, तो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। कंपनीज ने बजट एलोकेट किया हुआ है, जैसे बहुत सारी कंपनी, जैसे Hyundai किया, ये जितनी भी कंपनीज हैं, और अभी मारुति भी आएगी EVs निकाल रहे, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंफ्रा
ठीक अभी बहुत ज़्यादा जितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है उतना नहीं कर रहे, बट साइजेबल पोर्ट। पर अगर वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर इन सब कंपनीज को चाहिए कि इनकी गाड़ियाँ ज़्यादा बिके, तो इनको खुद का अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ताकि इंफ्रा वो, क्योंकि वही है चिकन एग प्रॉब्लम है कि अगर इंफ्रा डेवलप होगा तभी गाड़ियाँ खरीदेगा। अगर मुझे कंफर्मेशन होगा कि भाई हाँ मैं दूर ले जा सकता हूँ, तो मैं 10 बंदों को बताऊंगा भाई ये ले लें आंखें बंद करके, कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी रिसेंट कोविड के बाद में पैसा प्रॉब्लम ना रह नहीं गया। अब एक बार को कह सकते हो इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, बट आज वो बच्चा ना मर्सिडीज ले लेगा चाहे लगाए सीएनजी, पर लोग ना खर्चा करने के लिए तैयार हो गए, बट वो लोग चाह रहे हैं कि टेंशन ना हो भाई जिंदगी के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद जिनको 20-25 लाख रुपए की गाड़ी नहीं चुभेगी, बट वो इसलिए नहीं लेंगे, उनको डर लगता है भाई लंबी कहाँ लेके जाए, कल को बैटरी खराब हो गई, कल को खड़ी हो गई गाड़ी, सही कौन करेगा। जब मैंने अपनी ईवी ली थी तो मेरे पापा ने सबसे पहली बात बोली थी, बेटा दिक्कत आ गई, खराब हो गई, सही कौन करेगा। मारुति तो कोई भी मैकेनिक सही कर देता है, ये सही नहीं करता है। तो मुझे लगता है एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी कुछ एडॉप्शन के पीछे इसका भी कुछ रीजन होना चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ब्रेकडाउन हमने नहीं सुना कि इतना ज़्यादा होता हो। मूविंग पार्ट्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बहुत कम है, तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी की गाड़ी ख़राब नहीं होती। बट मारुति या कोई भी और गाड़ी, पेट्रोल कार, नॉट मारुति, कोई भी पेट्रोल गाड़ी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ईवी के। ऑफ कोर्स उसके लिए एक अलग लर्निंग कर्व है वर्कशॉप्स का, उनको सीखना है कि कैसे ठीक होगा और कैसे जल्दी ठीक होगा। और आई थिंक इंडस्ट्री ने पिछले 3 से 4 साल बहुत लर्निंग्स में स्पेंड किए हैं। और जो आप OEMs का बता रहे हैं, OEMs स्पेंड कर रहे हैं, बट इंडिया इज ऑल्सो प्रॉब्ली 5th और 6th मार्केट इन EV चार्जिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ EV चार्जिंग इन द वर्ल्ड हैपेंड। सो बहुत सारी दूसरी कंपनीज को बिजनेस समझ में आ गया है। जब यूरोप में चार्जिंग स्टार्ट हुई तो कोई चार्जिंग कंपनीज नहीं थी, उनके पास स्टैटिक या कोई और ऐसी कंपनी नहीं थी जो चार्जिंग पे फोकस कर रही है, तो उनके पास ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चार्जिंग इंफ्रा बनाने की। इसीलिए जैसे टेस्ला ने खुद का नेटवर्क बनाया। इंडिया में एक ये भी है कि दे आर अ लिटिल ओके इन सेइंग कि हम गाड़ियों पे फोकस करते हैं और कंपनियां हैं जो चार्जिंग पे फोकस कर रही हैं। हैंड इन हैंड ग्रो होगा किसी भी चीज़ को बहुत फास्ट। और आपके कैपिटल वर्सेस टाटा के कैपिटल में तो फर्क है ना, मतलब जो बड़ी कंपनीज है उनके कैपिटल बहुत ज़्यादा है। अभी मैं कहीं पे पढ़ रहा था 1,70,000 गाड़ियाँ खड़ी हुई है जो बिकी नहीं है, IC वाली, पर बहुत बुरा हाल है कि गाड़ियाँ नहीं बिक रही है। तो अगर उनकी इतनी गाड़ियाँ पड़ी हुई है तो कैपिटल तो बहुत फंसा हुआ है। वही कैपिटल अगर वो इंफ्रा डेवलप करने में लगाए तो कहीं ना कहीं USP क्रिएट हो जाएगी। जैसे अगर मेरे पास मान लो टाटा की गाड़ी है और टाटा बैक स्टैटिक का चार्जर है, वहाँ में मेरे को 20% ऑफ मिलता है, तो मैं तो वही जाऊँगा। नॉर्मल गाड़ी पे ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो मेरे लिए एक तरह से पुश भी आ गया कि भाई टाटा की गाड़ी लेने पे ये वाले चार्जर पे डिस्काउंट मिलता है और टाटा का सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो वो 20% मेरे लिए अगेन एक पुश हो जाएगा, जिससे मैं शायद और आगे जाने लग जाऊँ। करेक्ट, नहीं ये करेक्ट बात है। तो कंपनीज को ये बात समझ आ रही है और इन्वेस्ट भी कर रही हैं, जैसे मैंने बताया। तो हमने भी काफ़ी को ब्रांडेड चार्जर्स डेवलप करें कार OEMs के साथ, और धीरे धीरे वो और बजट एलोकेट कर रहे हैं इस बिजनेस में। तो उन्हें बात तो ये समझ आ रही है, बट अभी और दे हैव टू स्टेप अप। अभी और कौन सी कंपनियां क्या क्या निकाल रही है, अंदर की बातें बताओ थोड़ी सी। कौन सी गाड़ियां आ रही है मार्केट के अंदर EV के अंदर? तो मतलब बहुत ही क्योंकि वी वर्क क्लोजली, तो हम कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट से वैसे बाउंड है, बट Hyundai की गाड़ियाँ आ रही हैं, मास कार्स किया की आ रही हैं। तो Hyundai ने तो कोना बंद करके दोबारा से रिलॉन्च करा, मेरे को लगा उसके बाद नहीं निकालेंगे अभी। नहीं Hyundai अभी निकालेगा, और किया भी निकालेगा। सस्ती रेंज में, सस्ती मतलब डिसेंट। EV6 अभी एक ही आई है शायद, किया की एक आई है, बट उनकी मास इस कार्स में आएंगी, जैसे जो भी बाकी उनकी रेंज है उनको वो EV करेंगे। सेल्टोस को, हाँ ठीक है। एंड मारुति आएगी EV में अगले साल, 1st या 2nd क्वार्टर में मारुति की EV लॉन्च हो रही है। तो और सारे अच्छे बजट में और अच्छी पावर के साथ, मतलब SUV कैटेगरीज में आ रही है या किस में आ रही है? इन द नेक्स्ट 1 year देयर इज गोइंग टू बी गुड कंपटीशन, राइट। और वो स्टार्ट हो गया है विद MG लॉन्च। यार वो तो एकदम वो था, हमने प्लान कर रखा था शूट का, और फिर वो थोड़ा सा डिले हुआ, इन बिटवीन MG ने ये लॉन्च कर दिया। तो कर्व लॉन्च हुई, अब MG लॉन्च हुई, और दोनों ही मास कार्स हैं। दोनों ऐसी गाड़ियाँ नहीं है कि EV6 आयनिक, वो एक अलग रेंज है, बट बहुत सारी मास कार्स इस रेंज में अब compete करेंगी इन द नेक्स्ट 1 year। और वो एक बहुत बड़ा
गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है इंडिया की ईवी चार्जिंग इंडस्ट्री, ईवी इंडस्ट्री। और क्या और भी कंपनीज बैस की तरफ जाएगी? हाँ, मुझे लगता है कि ये इसको देख के बहुत कंपनी सीख ज़रूर लेंगी, क्योंकि वरना वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी, तो जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। तो थोड़ा सा ये भी बताओ मुझे कि अगर बैटरी खराब हो जाती है, जो मान के चल रहे हैं 7 साल की कंपनियां ज़्यादातर वारंटी दे रही है, 7-8 साल के बाद जब भी कोई दिक्कत आएगी, रेंज कम होगी, तो क्या सॉल्यूशन होता है? तो जनरली जैसे वैसे तो MG वाले केस में तो लाइफ टाइम वारंटी है, बट जनरली सेल्स होते हैं जिससे बैटरी बनती है, जैसे 2000 सेल होते हैं रफली ऑन एन एवरेज एक बैटरी में। अगर बैटरी की एफिशिएंसी कम होती है तो यूजुअली कुछ सेल्स ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, उन सेल्स को रिप्लेस कर दिया जाता है बैटरी में से, एंड देन द बैटरी वापस नई जैसी हो जाती है। और उस सेल का ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होगा? हाँ, पर सेल जैसे अगर बैटरी आप अगर मान लेते बड़ी गाड़ी में 10 लाख की बैटरी और 2000 सेल है, तो आप मान सकते हो कितना, 500 रुपये पर सेल हो। हाँ, 500 रुपये पर सेल, और वो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है पहली बात। और अगर 10-15 सेल खराब भी हो गए तो कोई खर्चा ही नहीं है, ये 10-15 हज़ार में बैटरी सही हो जाएगी। तो जो टेंशन वाली बातें हैं लोगों को, नहीं, वो मेरे को लगता है बैस मॉडल इसलिए काम करेगा क्योंकि आपको अपफ्रंट कॉस्ट नीचे आ गई है। लोगों को डर नहीं, सेफ हो गया ना, डर कम हो गया ना। लॉजिकली सबसे बड़ा डर लोगों को ये है बैटरी खराब हो जाएगी, तो बैटरी का जो डर है वो खत्म हो गया, कंपनी लाइफ टाइम। पर मैं दूसरी साइड से कैलकुलेट करके देख रहा हूँ कि डर किस बात का है कि अगर 20 सेल भी खराब हो गए मेरे, नहीं, और आपके पास सारे इंश्योरेंसेज हैं जिसमें बैटरी भी कवर्ड है, और अगर आपकी एफिशिएंसी भी कम होती है तो 2 लाख किलोमीटर तक की तो कंपनीज रेंज वारंटी दे रही हैं कि उसमें हम ध्यान रखेंगे, 7 साल की वारंटीज मिल रही हैं। तो अगर आप टेक्निकली देखो तो बैटरी खराब होने का क्या डर है ईवी ओनर को? नहीं, मैं तो सिंपल सी बात सबको कहता हूँ समझाने के लिए। मैं अपने पापा को भी ये बात समझाता हूँ। पापा कहता बेटा तेरी बैटरी 5 साल के बाद 6 साल खराब होगी, बेच दियो गाड़ी। अब पापा जिंदगी भर चलने दो, क्या जा रहा है, मैं फर्क क्या पड़ रहा है, जब तक चल रही है चलते रहने दो, फिर देखेंगे क्या करना है। सिंपल सी बात। पहली बात तो 7-8 साल के बाद क्या पता बैटरी के सेल्स और इम्प्रूव हो जाए, तो अगर आपके 5-6 सेल्स खराब होते हैं तो क्या पता आपको और बेटर सेल्स मिल जाए। पहली चीज़ तो ये हो सकती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ जो फ़ोन में बैटरी लगी है वही गाड़ी में बैटरी लगी है। ऑल तो मैं मान के चलता हूँ गाड़ी की बैटरी शायद थोड़ी बेटर होगी, पर मान के चलता हूँ फ़ोन की है। अगर हम एक फ़ोन की बात करके चले तो अगर हम उसको 2 साल घिसते हैं, मतलब रोज एक बार चार्ज करते हैं, रोज एक बार, ज़्यादातर लोग ऐसा करते होंगे, तो 2 साल के बाद में क्या बैटरी डेड हो जाती है? नहीं, 10-15-20% एफिशिएंसी कम होती है। ये सब प्रैक्टिकली सब समझते हैं इस बात को। तो इससे बेटर बैटरी हमारी गाड़ी में लगी हुई है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 700-750 साइकिल्स की, तब जाके 20% डिग्रेडेशन आ रहा है। 700 साइकिल का मतलब हो गया एवरेज, अगर गाड़ी 200 किलोमीटर के बाद आप चार्ज करते हो तो कितना हो गया, 200 इंटू में 700, हाँ 1.5 लाख किलोमीटर, 1.4 लाख 1.4 लाख हुआ। हाँ 1.4 लाख किलोमीटर तो पक्का है, जो चलनी ही चलनी है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और जो कि नॉर्मल है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होने वाला है। पहली बात तो 200 के बाद आप चार्ज नहीं करोगे, दूसरी बात बैटरी इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होगी। और पेट्रोल गाड़ी में 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद आप कितनी मेंटेनेंस करते हो वो कंपेरेबल ही नहीं है। पेट्रोल गाड़ी अगर आप नॉर्मल एसयूवी लेते हो तो 1.5 लाख किलोमीटर मतलब मोटा मोटी 17 लाख रुपए का पेट्रोल ईवी के अंदर, और मेंटेनेंस अलग है। हाँ मेंटेनेंस तो अलग ही है। आपका पेट्रोल अगर आप अलग भी कर दो, उसके बाद भी जब आज कोई गाड़ी 1.5 लाख 2 लाख इंजन की एफिशिएंसी भी तो कम हो जाती है ज़्यादा। सिर्फ बैटरी एफिशिएंसी कम हो रही है, आपके सस्पेंशन, इंजन, जितने मूविंग पार्ट्स हैं। मेंटेनेंस इन पेट्रोल कार्स इज अ बिजनेस फॉर सर्विस सेंटर्स टुडे। 3 साल हो गए अभी सर्विस के लिए गाड़ी गई थी, पैसे नहीं लगे। पैसे 20,000 नहीं 20,000 में भी नहीं, 14-15,000। वो एक बिजनेस है मेंटेनेंस फॉर पेट्रोल कार्स, बट मेंटेनेंस फॉर ईवी कार्स इज नॉट अ बिजनेस। तो मान के चलता हूँ 15 साल के बाद, 20 साल के बाद बंदे की बैटरी खराब हो गई, और कोई बंदा था जनरली घिस रहा है, वो उसने गाड़ी ले ली है, वो कह रहा भाई मैं चलाए जाऊंगा जब तक चलती है। जैसे मैं अपनी गाड़ी की बात कर चलूँ, मैं फास्ट चार्जर यूज़ नहीं करता, वो जो गाड़ी के साथ में छोटा चार्जर नहीं मिला, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई स्लो चार्जर से बैटरी लाइफ बढ़ेगी, लेट्स सी गाड़ी कब तक चलती है। मैं तो चैलेंज लेके चल रहा हूँ इस गाड़ी को कि अगर मैं इसको घिसता हूँ और स्लोएस्ट चार्जर से, क्योंकि ओवरनाइट 12 घंटे में चार्ज हो जाती है, मैं खुश हूँ, मेरे पास पार्किंग है, आराम से रात को सुबह उठो चार्ज हो जाती है, आराम से 270-60 किलोमीटर चल जाती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ लंबी चलेगी। ऑल तो मैं शायद 5 से 7 साल बाद दूंगा, पर कुछ लोग ऐसे हो गए जो कहेंगे भाई 20 साल चलाएंगे, वो चला रहा है, उसके बाद वो बैटरी जब खराब हो जाएगी तो वो कैसे रिसाइकिल होगी?
तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक बैटरी रिपर्पस भी होती है और रिसाइकिल भी होती है। रिपर्पस मतलब गाड़ी से निकाल के उसको रिपर्पस करा जा सकता है बैटरी स्टोरेज सोल्यूशन में। जैसे हम बताते थे पहले इन्वर्टर में भी लेड एसिड बैटरी होती थी, राइट। फ्यूचर में भी बैटरी जो स्टोरेज सोल्यूशन होंगे उनमें ऐसी बैटरीज को रिपर्पस किया जाएगा, क्योंकि वो उनकी मान लेते एफिशिएंसी 60% ही रह गई। तो गाड़ी के लिए ठीक नहीं है, बट घर में एनर्जी स्टोर करने के लिए ठीक है, सोलर की एनर्जी स्टोर करने के लिए ठीक है। जितने रिन्यूएबल्स ऐड हो रहे हैं उसमें बैटरी स्टोरेज सोल्यूशन लगेगा, तो वो रिपर्पस होंगी बैटरीज। और अगर रिपर्पस के बाद भी अगर उनका कुछ करना है तो वो रिसाइकिल होंगी। उसके लिए इंडिया में अभी बहुत नेसेंट इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हुई नहीं है, बट बाहर ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पूरा बैटरी रिसाइकिल किया जाता है, जिसमें ऐसे केमिकल्स निकाले जाते हैं जैसे लिथियम आयन, ये सब वापस एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, क्योंकि ये भी रेयर मेटल्स हैं, अर्थ में इतनी ईजीली नहीं मिलते हैं। तो उनको रिसाइकिल करके वापस बैटरी में रीयूज़ करा जा सकता है, कोई नो इश्यूज एट ऑल। और ये अपने आप में एक अलग बिजनेस मार्केट है। हाँ, जब बहुत बड़ी मार्केट है, आज इंडिया में ही डेवलप नहीं है। भी इंडिया में आज ईवीज आ रही हैं, वो चलेंगी, फिर बैटरीज रिसाइकलिंग के लिए अवेलेबल होंगी, फिर नई स्टार्टअप्स बनेगी जो सिर्फ बैटरी रिसाइकलिंग कर रही होगी, वी आर डिफरेंट बिजनेस ऑल टुगेदर। करेक्ट, क्योंकि वही बैटरीज निकलेगी, उसको निकाल के कई लोग इन्वर्टर बैटरी बेच रहे होंगे। हाँ फॉर श्योर। करेक्ट, उसका रिपर्पस होगा और उसका रिसाइकलिंग भी होगा, और ये अभी इंडस्ट्री दोनों बहुत नेसेंट है। आप ईवी चार्जर्स का यूज़ कैसे लो, आप सोलर लगाओगे, वो बैटरी यूज़ करोगे, और उसके बाद अगर वहाँ लाइट, आप पावर कट से परेशान हो, उसमें बैटरी में स्टोर करोगे एनर्जी, और फिर जब लाइट जाएगी तो उससे गाड़ियाँ चार्ज करोगे। सो वो सब रिपर्पस तो होगा ही ऑब्वियसली। बाकी एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जहाँ पर बात करी जाती है भाई ईवी कोई एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ईवी गाड़ी बनाने में ज़्यादा पोल्यूशन होता है नॉर्मल आईसी से, ये प्लान करा। थोड़ा समझाओ इस बात को ना। हाँ, तो बेसिक जो बाकी स्ट्रक्चर वगैरह ईवी का वो तो सेम ही है। एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि लिथियम एक मिनरल है जो रेयर मिनरल है, जिसे अर्थ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसमें कुछ एनर्जी लगती है। अदरवाइज तो जो नॉर्मल गाड़ी में मेटल्स यूज़ हो रहे हैं वो आयरन और ये नॉर्मल एल्यूमिनियम वगैरह नॉर्मल मेटल्स है, राइट। इसमें एक्स्ट्रा जो मेटल है लिथियम, उसी का सारा खेल है, जिसकी वजह से इनिशियली दैट व्हेन यू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो मोर एनर्जी लगती है उसे प्रोड्यूस करने में, और अर्थ से एक रेयर मेटल एक्सट्रैक्ट होता है। बट ओवर द लाइफ ऑफ द व्हीकल यूजुअली 2 से 3 साल में वो कार्बन लाइक कंपेयर टू अ नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल, वो ऑलरेडी कार्बन पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वो इतना कार्बन जो इनिशियली गया उसको एक्सट्रैक्ट करने में वो आपने सेव कर लिया, क्योंकि वो पोल्यूट नहीं कर रहा है एनवायरनमेंट। और एनर्जी एफिशिएंट भी ज़्यादा होता है ईवी देन पेट्रोल, क्योंकि जो एनर्जी उसमें कंज्यूम हो रही है वो इट्स मोर एफिशिएंट। जीरो एमिशन। हाँ, एमिशन भी कम है, इट्स मोर एनर्जी एफिशिएंट, मतलब एनर्जी ज़्यादा कन्वर्ट, यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो पा रही है देन पेट्रोल। और ज़्यादातर जो चार्जिंग इंफ्रा बने हैं इंडिया के अंदर, घर वाले छोड़ देते हैं बाहर के, वो किस सोर्स से आ रहे हैं बेसिकली? क्या वो एनर्जी सोर्स रेन्यूएबल है या वो कोल वूल से आ रहा है? हाँ, तो अभी जो इंडिया का ग्रिड है वो रफली 65% कोल है, शायद 60 to 65% कोल है, एंड 35 to 40% रिन्यूएबल्स है ऑलरेडी। ठीक है। और अभी जितने भी चार्जिंग स्टेशंस में पावर आ रही है वो ग्रिड से ही आ रही है, तो मतलब ये 60% 40% का रेशो है। बट गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखोगे तो जितना भी न्यू डिमांड ऐड, मतलब न्यू सप्लाई ऑफ एनर्जी ऐड हो रहा है, वो या तो सोलार में ही ऐड हो रहा है या एनी अदर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में ऐड हो रहा है। करेक्ट, तो गवर्नमेंट का भी जितना फोकस है वो इंक्रीमेंटल डिमांड सारा रिन्यूएबल में ऐड हो रहा है। तो धीरे धीरे ये जो शिफ्ट है वो होता ही रहेगा in supply. So the grid will become renewable over time, and grid is supplying chargers, the electricity to chargers. तो गवर्नमेंट का इस पर भी कुछ सब्सिडी प्लान है? जैसे हमने देखा घर के लिए वो सोलर पावर प्लांट्स के लिए सब्सिडी देती है, क्या चार्जर्स के लिए, इंफ्रा के लिए भी देती है? चार्जर अभी तक नहीं दे रही है, वही फेम 3 में बात की जा रही है कि कैसे हम चार्जिंग इंफ्रा को भी सब्सिडी देके प्रमोट करें। अभी तक फेम 1 और फेम 2 स्कीम जिसमें ई मोबिलिटी को प्रमोट किया गया उन स्कीम्स के तहत, उसमें चार्जिंग स्टेशन के लिए डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं था। बट फेम 3 में उन्हें समझ आ गया है कि अब चार्जिंग स्टेशन को प्रमोट करना ज़रूरी है फॉर ई मोबिलिटी टू टेक अप। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं ऑडियंस की तरफ जाऊँगा। जो ऑल्टरनेट फ्यूल्स की हम बात कर रहे थे, तो मैं पर्सनली 2 बड़े टाइकून्स को लड़ता हुआ देख रहा हूँ।
मैं अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलूँ, एक मुकेश अंबानी, एक अडानी। अडानी अभी समझा रहा हूँ आपको, पूरा जो फ्यूचर ऑल्टरनेट फ्यूल का जाएगा, जो अडानी ग्रुप है वो अडानी ग्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जहाँ पर वो रेन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं ईवी गाड़ियों को फायदा होने वाला है। और अगर मैं मुकेश अंबानी को देख रहा हूँ तो वो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल को बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो अभी तो ऑल दो तो मेरे हिसाब से हाइड्रोजन कार्स फ्लेक्सिबल नहीं, समझ में नहीं आ रही कि इंडिया में चल भी सकती है, बट अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से रेडी कर दिया जाए, अगर क्योंकि वो सारा वो है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हुए, सब कुछ बना हुआ है, नॉर्मल पेट्रोल स्टेशन के ऊपर बहुत ही जल्दी वो एग्जीक्यूट हो सकता है कम केपेक्स के साथ में। तो ये डायरेक्शन आपको कहाँ दिखाई दे रही है, मुकेश अंबानी वर्सेस गौतम अडानी? पहले अगर मैं फ्यूल की बात करूं तो जैसे हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी किसी चीज़ से, सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है, राइट? तो इनमें इनके कुछ दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी की तो हमने काफ़ी बात कर ली। हाइड्रोजन के प्रोज ये हैं कि वो इजीली भी नहीं, थोड़ा इन्फ्लेमेबल है, तो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बट उसमें टाइम नहीं लगता फ्यूल करने को गाड़ी में। स्टोरेज बट एक उसमें इशू है क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल है। बट एक बहुत मेजर इशू है वो है इट इज़ अ नेट नेगेटिव फ्यूल। व्हाट दैट मीन्स इज हाइड्रोजन इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। उसको प्रोड्यूस करा जाता है तो आपको कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, फिर H2 मिलेगा। तो वो इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह से बनता है, पानी वगैरह से भी आप H2 बना सकते हो। वो बनाने के लिए आप सपोज 100 यूनिट ऑफ एनर्जी लगा रहे हो, उससे जो हाइड्रोजन बनेगा उस हाइड्रोजन की एनर्जी 40 यूनिट ही होगी। तो इट्स अ नेट नेगेटिव फ्यूल। सो इसको हर जगह यूज़ नहीं करा जा सकता क्योंकि देन यू आर जस्ट सिंकिंग इन एनर्जी, राइट? अगर आप नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात करो जो सोलर एनर्जी से बन रही है, उसमें तो कुछ है ही नहीं ना सोलर, तो नेट पॉजिटिव है, तो इट्स नेट पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन विल ओनली बी इन लार्जर व्हीकल्स वेयर और इन वेरी फ्लीट लार्ज ट्रक्स जो 1-1 घंटा 2-2 घंटा रुक के चार्जिंग नहीं कर सकते मे बी, या जहाँ पे बैटरी साइज बहुत बड़ा है तो पेलोड नहीं ले जा सकते गाड़ी में, उधर में भी हाइड्रोजन यूज़ हो सकता है। कार्स में, स्मॉलर व्हीकल्स में तो मुझे बिल्कुल फ्यूचर नहीं दिखता। तो टोयोटा बहुत पैसा खर्च कर रहा है इस काम के ऊपर। हाँ, वो उनकी कुछ जियो पॉलिटिक्स है बिकॉज चाइना ऑलरेडी काफ़ी, तो टोयोटा इज़ अ जापानीज कंपनी, चाइना हैज़ ऑलरेडी टेकन ओवर द डोमिनेशन इन बैटरीज। 76% रिफाइनिंग ऑफ लिथियम आयन हैपन्स इन चाइना, चाहे कहीं से भी बन रहा हो। एंड जापान एंड चाइना हिस्टोरिकली हैव बीन like foes, right? They're not friends. So that is why Suzuki is late in getting this technology. Toyota is late. अगर आप कोई भी जापानीज कंपनी देखोगे अपार्ट फ्रॉम निसान, जिसकी एक निसान लीफ ग्लोबली चलती है, कि किसी ने भी बहुत ज़्यादा इस पे कदम नहीं डाला बिकॉज दे नो कि चाइना ऑलरेडी इसे डोमिनेट कर चुका है, तो दे ट्राइंग टू फाइंड ऑल्टरनेट। तो अलग जियो पॉलिटिक्स है दैट्स। तो अगर कोई ईवी के अंदर बिजनेस शुरू करना चाहता है, स्टूडेंट है या छोटे कैपिटल वाला बंदा है, क्या रिकमेंड करोगे कि क्या आज के टाइम पे किया जा सकता है? फ्यूचर तो मुझे समझ में आ गया है, ये रिन्यूएबल का काम बहुत बड़ा बनने वाला है, और ये मतलब फ्यूचर मतलब 4-5 साल के बाद में उठेगी इंडस्ट्रीज, और इतनी तेज़ी से उठेगी क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे भाई मेरी बैटरी बदल दो, तो बहुत बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है 4-5 साल। रिन्यूएबल का भी मैं इसका राइट वर्ड अगर मैं बोलूँ तो एनर्जी इज़ द गेम। अगर आप हिस्टोरिकली देखो सारी वॉर्स हमारी एनर्जी के ऊपर लड़ी गई हैं, राइट? यूएस भी हर जगह अटैक करता है तो एनर्जी के लिए ही करता है। ऑयल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? बट दैट सोर्स इज शिफ्टिंग। तो वो सोर्स शिफ्ट हो रहा है फॉसिल फ्यूल से टू अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट? दैट कुड बी सोलर एनर्जी एंड वॉट एवर। एंड जब भी ये ट्रांजिशन आता है ना, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज डिसरप्ट होती है और नई अपॉर्चुनिटी विंडो क्रिएट होती है जहाँ लोग इनोवेशन करके कुछ तो कर सकते हैं। एंड क्योंकि एनर्जी शिफ्ट आ रहा है, ये एनर्जी जो यूसेज है, इस एनर्जी का यूज़ हर जगह है। गाड़ियों में भी है जिसमें हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, घरों में भी शिफ्ट हो रहा है, एंड वो एनर्जी और भी बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो वैसे मतलब राइट वर्ड इज लाइक वुड बी द एनर्जी ट्रांजिशन दैट इज हैपनिंग। अगर आप यूरोपियन मार्केट भी देखो जहाँ एनर्जी ट्रांजिशन थोड़ा इंडिया से आगे है, या चाइनीज़ मार्केट देखो, तो एनर्जी में अपॉर्चुनिटीज हम सिर्फ चार्जिंग गाड़ियाँ ये देख रहे हैं। नाउ अगर आप होम सॉल्यूशंस की तरफ जाओ तो देर आर स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स, देर इज लोड बैलेंसिंग मैनेजमेंट सिस्टम, सम पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू चार्जिंग। बट चार्जिंग और या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग पे एनर्जी कन्फाइंड नहीं रह सकती।
Energy is fueling everything around us today. And that is under a transformation. And if that is under a transformation, huge opportunities will be created and they are being created. तो इसमें जैसे बहुत सारे स्मार्ट सिस्टम्स बन सकते हैं, जैसे कि एनर्जी मैनेजमेंट का, जैसे राघव ने बोला कि जैसे अगर सोलर बिजली आ रही है और ग्रिड से भी बिजली आ रही है, तो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बन सकते हैं इसके ऊपर कि कैसे सोलर से कितनी बिजली आ रही है, नॉर्मल ग्रिड से कितनी आ रही है, उसकी मीटरिंग, ये पूरे चार्जिंग में भी हो सकता है. सॉफ्टवेयर अलग अलग जगह इसमें इम्प्लीमेंट हो सकता है पूरे एनर्जी ट्रांजिशन. सेकेंड, बैटरी के ऊपर बिजनेस बन सकता है, रिसाइकलिंग, रीपर्पसिंग ऑफ बैटरीज. उसके लिए आपको कलेक्ट करनी पड़ेंगी बैटरीज एंड देन उसको रीपर्पस या रिसाइकिल में कुछ करना पड़ेगा, राइट. एंड आप ईवी चार्जिंग स्टेशंस में भी कर सकते हो. एक बंदा अपने घर पे भी ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा के पैसे कमा, घर पे भी लगा सकते हैं, घर पे भी लगा सकते हो आप. एंड इट इज़ अ डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी. तो गवर्नमेंट ने डी लाइसेंस किया हुआ है. इसका मतलब आप घर पे भी चार्जर लगा के, अगर वो चार्जर की कुछ सर्टिफिकेशंस और वो सब मेट हैं, तो आप घर पे भी रेजिडेंशियल वाली यूनिट लगेगी और कमर्शियल वाले पैसे मिलेंगे. आप वो ले सकते हो क्योंकि इट्स अ डी लाइसेंस एक्टिविटी. तो कोई भी बंदा एक चार्जर लगा सकता है और उससे बिजली बेच के पैसा कमा सकता है. See, I mean, there are hundreds of use cases. कितना मार्कअप है इस वाले काम में, थोड़ा समझाओ. तो मार्कअप डिपेंड करता है. अगर आप फास्ट चार्जर लगाते हैं, डीसी चार्जर, तो आपको जनरली 6 से 7 रुपये में बिजली मिल रही और आप 20 रुपये तक पर यूनिट में बेच सकते हो उसे. और एक गाड़ी में अगर जैसे MG की आपके पास भी ZSEV है, वो 40 किलोवाट, 40-42. हाँ, तो 40 इंटू अगर हम 20 करें तो 800 रुपये में फुल चार्ज होती है. आपने बंदे से 800 रुपये लिया, लेकिन आपका पैसा 200-300 रुपये लगा, तो 500 रुपये पर चार्ज आप गाड़ी के कमा सकते हो अगर आप एक 60 किलोवाट का चार्जर लगा. और इसका वो कितना केपेक्स कितना है? इसका केपेक्स अराउंड 10 लाख रुपए लगेगा. लेकिन अगर इसकी जगह आप छोटे चार्जर्स भी लगा सकते हो, उसमें मार्कअप जनरली कम रहता है. तो अगर आप 6 से 7 रुपये में बिजली ले रहे हो, तो आप 12 रुपये में बेच सकते हो अगर वो AC चार्जर है तो, या 30 किलोवाट का चार्जर. वहाँ इन्वेस्टमेंट कम है आपको. मार्कअप भी कम है बट इन्वेस्टमेंट भी कम है. ठीक है, चलो ऑडियंस की तरफ चलते हैं. सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हमेशा जो पेट्रोल भरवाने का जो रिफ्यूलिंग सिस्टम है और जो EV चार्जिंग जो भी ये सब है, तो ये सर एंटरटेनिंग प्रोसेस नहीं है, ये सब कोई जानबूझ के नहीं करना चाहता. तो अगर आप कोई कंप्यूटर आप इस चार्जिंग सिस्टम के साथ कोई एंटरटेनमेंट और अदर सोर्स ला रहा है कस्टमर को रिटेन करने के लिए, तो सर आपका क्या मूड है उसके अगेंस्ट? या सो पेट्रोल इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस, तो एंटरटेनमेंट की गुंजाइश ज़्यादा है नहीं, इसलिए कन्वेंशनली किसी ने पेट्रोल में एंटरटेनमेंट नहीं किया है. EV चार्जिंग फॉर श्योर इज़ नॉट योर प्राइमरी टास्क. जब आप एक हाईवे पे जा रहे हो तो हमेशा आपका प्राइमरी काम यूजुअली नहीं होता कि आप EV चार्जिंग करो. पहली बात, हम जहाँ भी स्टेशंस लगा रहे हैं वहाँ ऐसी जगह लगा रहे हैं, या तो आप खाना खाएंगे उतनी देर में आपकी चार्जिंग हो जाएगी, आप वॉशरूम यूज़ करेंगे, तो दीज आर फास्ट चार्जर. स्केल पे बहुत एंटरटेनमेंट वहाँ भी उन जगहों पे नहीं चाहिए जहाँ आप हाईवेज पे ट्रैवल कर रहे हो. बट फॉर श्योर हमारे खुद के रोड मैप में वी आर कमिंग अप विद इन ऐप गेमिफिकेशंस. तो हम मोबाइल ऐप में अगर आप गाड़ी में बैठ के चार्जिंग करना चाहते हैं तो फॉर श्योर देयर इज स्कोप फॉर बोथ एडवर्टाइजमेंट एंड गेमिफिकेशन. So as time progresses, we have that in our roadmap. The industry progresses, we would come up with gamifications in mobile application. Chargers, कुछ chargers हमारे ऐसे हैं जिनमें screens हैं, उन screens में हम gamification कर रहे हैं, augmented reality, AR, VR का use कर रहे हैं, वो research हम कर रहे हैं और सही टाइम आने पे हम make sure करेंगे कि EV charging customers charging करते हुए अगर कुछ और ना करना चाहें तो बोर ना हो. पर गाड़ी में तो बैठ के कर ही सकता है बंदा कुछ. They can see their videos and कार में बैठना बिल्कुल safe है, बट उसके बाद भी हम मोबाइल एप्लीकेशन में भी इंटरैक्टिव सिस्टम्स ला रहे हैं. यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगा आपको. मतलब मुझे लगता है ये नीड ऑफ द आवर है. उस वाईफाई भी लगा दो उसके अंदर, हॉटस्पॉट दो यार. मैंने बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन पे देखा है, शायद आपके वाले पे भी. मेरे को याद है जयपुर के टाइम पे जब मैंने यूज़ किया था, उस जगह पे नेटवर्क कम आ रहे थे, मेरी ऐप ही नहीं चल रही थी. मैंने कहा भाई कैसे करूँ. हमारी फ़ोन पे बात हुई थी उस टाइम पे, मैंने कहा था आप ऐसा कुछ हुआ था. तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चार्जिंग इंफ्रा के साथ में. अगर हॉटस्पॉट भी देने लग जाओ ना, QR कोड लगा के बंदा स्कैन करके वाईफाई कनेक्ट कर ले ताकि ऐप यूज़ कर पाए, फिर गाड़ी में बैठ के वो वाईफाई यूज़ कर पाए. यही एक बेसिक जो अभी हो सकता है एग्जीक्यूट. करेक्ट. नो फॉर श्योर. सर बहुत सारी कंपनीज है जिनके पास आपसे ज़्यादा रिसोर्सेज है जो कि EV चार्जर्स बनाने के लिए और ज़्यादा स्पेंड कर सकती है. तो सर आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपके चार्जर्स बेस्ट हैं? सपोज इफ योर कंपनी कम टू मी एंड सेल वांट टू सेल देयर चार्जर, like how do you convince me to buy yours? Yeah. So see, one thing is in the last 4 years, what we've realized is innovation और technology बहुत hand in hand
पैरेलली काम करता है मनी एंड रिसोर्सेज के. टेक्नोलॉजी इज यूजुअली नॉट डिसरप्टेड ओनली बाय मनी बट बाय स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन. सो हमने देखा है बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन पे स्टार्टअप से ज़्यादा पैसे होते हैं कन्वेंशनली, बट जब ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तो स्टार्टअप्स क्यों डिसरप्ट करते हैं बड़ी कंपनीज को? क्योंकि उनके पास स्पीड है. और दिस इज एक्चुअली नॉट मनी वर्सेस मनी, बट दिस इज एक्चुअली स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन वर्सेस मनी. एंड ये मनी इज नॉट द ओनली रिसोर्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो इट इज़ रिसोर्स वर्सेस रिसोर्स. उनकी रिसोर्स मनी है और हमारी रिसोर्स सिर्फ मनी नहीं है. इनोवेशन, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, विजन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज मनी. तो इसलिए हम स्टेट ऑफ आर्ट चार्जर्स आज कंट्री में 4 साल से चला पा रहे हैं. इनोवेशन में हम अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन इनोवेशंस इन इंडिया फॉर ईवी चार्जिंग की बात करो तो वी आर प्राउडली टॉर्च बेयरर्स ऑफ एवरीथिंग दैट हैज़ लॉन्च्ड इन ईवी इंडस्ट्री एंड स्पेशली विद आवर चार्जर्स एंड सॉफ्टवेयर. सो कोई कंपनी पे कितने भी पैसे हों, इन हाउस कैपेबिलिटीज़ टू मैनेज टेक्नोलॉजी इंडिया में या तो पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज रही हैं जो हार्डवेयर स्पेसिफिक रही हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज रही हैं जो सॉफ्टवेयर. ईवी चार्जिंग इज अ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्ले. दैट इज अ मोट फॉर अस दैट वी डू इन हाउस बोथ ऑफ दीज. सर जैसे MI और अदर चाइनीज फोन्स जैसे मार्केट इंडियन में जो मार्केट था IBST जो इंडियन मोबाइल्स का था वो डिसरप्ट कर दिया. तो अगर चाइना की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी है, लोग अगर सपोज वो यहाँ पर आए तो आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगी कि वो आपको डिसरप्ट नहीं कर सके इसे? So see again, first is geographically every market is very different, right? And now there is some government push. India में localization, make in India in the last 5, 7, 10 years. Make in India, Atmanirbhar Bharat is a thing. So all policies converge towards localized products in India, number one. Second, EV charging is a very reliable and service-centric market. So phones में क्या है, आपने फ़ोन खरीद लिया और फिर अगर फ़ोन ख़राब होगा तो बहुत छोटे पार्ट्स हैं जिनको आप सर्विस सेंटर ले जाते हैं और उनको ठीक करा लेते हैं. तो सर्विस नेटवर्क फॉर दीज डिवाइसेस इज ईजियर देन सर्विस नेटवर्क फॉर चार्जिंग. सो अगर एक कंपनी आज चाइना में हो जो कि हैं और वो इंडिया में भेजें चार्जर, तो रियलिस्टिकली अगर बात करें तो पहली बात तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से उनके चार्जर कॉस्टली हैं. हम लोकलाइज्ड इंडियन कंपोनेंट से चार्जर बना रहे हैं तो वो सस्ते हैं. हमारे चार्जर्स प्रेफर्ड ज़्यादा हैं बिकॉज हम मेक इन इंडिया है, दैट इज़ अ गवर्नमेंट पुश. एंड थर्ड इज सर्विसिबिलिटी ऑफ आवर चार्जर्स इज फास्टर एंड आवर चार्जर्स आर मोर रिलायबल. सो सर्विसिबिलिटी अगर आप एस्पेक्ट देखो तो इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू कम हेयर एंड सेट अप टीम्स जो जगह जगह चार्जर्स पे जाके इन्हें ठीक करें और फिर रॉ मटेरियल आएगा चाइना से. सो दैट इज़ अ लिटिल टफ. प्लस मैं ऐड करूँगा थोड़ी मार्केटिंग आपकी. MI की सक्सेस का बड़ा रीज़न ये था वो कंज्यूमर प्रोडक्ट था. वो एट स्केल कर पाए क्योंकि चाइना से इतना सस्ता ला के इंडिया में डंप कर पा रहे थे. बट अभी वो चाइना से यहाँ डंप नहीं कर सकते. अगर वो ले भी आएंगे, अभी आप कह रहे हो इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं भी लगेगी तो भी शायद इंडिया प्राइस कॉम्पिटिटिव ही होगा. इतना प्राइस कॉम्पिटिटिव है ये नहीं होगा क्योंकि मेक इन इंडिया शुरू हो गया. आप उस जमाने में शायद अपने चार्जर बना रहे थे. MI था तब माइक्रोमैक्स के फ़ोन MI जितने अच्छे नहीं थे. हाँ, तो अगर माइक्रोमैक्स के फ़ोन हैंग ना होते तो MI के फ़ोन बिकते नहीं. बट अब माइक्रोमैक्स जैसे चार्जिंग में, माइक्रोमैक्स इज अ सक्सेसफुल कंपनी बट चार्जिंग में वी आर बेटर और एट पार with the quality and we are cheaper. So there's no China factor. You know, China factor has always been cheaper and good. We are already cheaper and good. शायद बैटरी में वो लोग लीड ले सकते हैं. हम ये कह सकते हैं कल को कोई बैटरी कंपनी आ जाती है जो शायद सेल्स बना के इंडिया में बेचने लग जाए, वो शायद लीड ले जाए. बट चार्जर्स मुझे नहीं लगता कि कुछ मोट है. सर जो आप अग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं तो सर आपको उसमें और क्या चैलेंज आती हैं? जैसे रैपिड स्केलिंग करने में, जैसे आप बता रहे हैं भी चार्जर की इंफ्रास्ट्रक्चर की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको क्या चैलेंज आ रहे हैं वो चीज़ करने में? और क्या रेगुलेटरी चैलेंजेस है? आर देयर एनी रेगुलेटरी चैलेंजेस? हाँ, तो चैलेंज ये है कि जैसे जो बैक एंड पे इलेक्ट्रिकल ग्रिड है, जैसे ट्रांसफार्मर्स वगैरह, वो लोड जनरली अवेलेबल नहीं है. पावर कट्स बहुत ज़्यादा जगह होते हैं. तो जो बैक एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रा है वो अच्छा नहीं है. तो चार्जर्स जब हम लगाते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि बैक एंड ग्रिड भी अच्छा हो. तो हमें उस पर बहुत मेहनत लगती है, काम करना पड़ता है, उस पर पैसा भी खर्च होता है और टाइम भी बहुत लगता है. तो ये मतलब सबसे मेजर चैलेंज यही है. सेकंड, जैसे हमने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है चार्जर्स लगाने में आज के डेट में. तो जितने ज़्यादा आप नेटवर्क बनाना चाहते हो उतना ज़्यादा आपके पास पैसा होना भी चाहिए. तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इसके अलावा रेगुलेशंस में गवर्नमेंट ने इस वक्त एक्चुअली काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है. तो रेगुलेशन में मुझे एज सच कोई चैलेंज दिखता नहीं है.
सिर्फ जो भी पॉलिसीज़ हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड हो सकता है कि इतना स्ट्रांग ना हो, इतना ही है। सर आप ईवी चार्जिंग स्टेशन की अगर आप फ्रेंचाइजी देते तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की होती है अगर 60 किलोवाट चार्जर की बात करूँ तो यूजुअली 8 to 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है उसमें, एंड पर गाड़ी जैसे मैंने बताया था यू कैन अर्न 500 रुपीज़। तो अगर आप 100 गाड़ियाँ चार्ज करते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब सर मेरा सवाल आप और आप जैसी कंपनीज से है कि आप फ्यूचर में कैसे सस्टेन करोगे, जैसे कि अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि आपने कहा कि टाटा का अपना इंफ्रा है वो खुद ही अपने स्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये फ्यूचर में बैट स्विचिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, तो आप कैसे सस्टेन करोगे आप? सो फ्यूचर में सस्टेन करने के दो एस्पेक्ट हैं। पहला है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको हम सबसे अच्छे से करें, और दूसरा है कि हम सही चीज़ करें। तो हमें लगता है कि हम पहले तो सही चीज़ कर रहे हैं, विच इज़ ईवी चार्जिंग। वो एक डिसीजन आप तब लेते हो जब आप मार्केट एवेल्यूएट करते हो, आपने अपना कस्टमर बेस देखा। ऑब्वियसली इंडिया में बैटरी स्वैपिंग होगी और एक वो अलग इंडस्ट्री है, और हम एक नीश क्रिएट कर रहे हैं। आज हम चार्जिंग में हैं और कल हो सकता है हम टेक्नोलॉजी कंपनी है, स्वैपिंग में भी कुछ ना कुछ करें, और हो सकता है परसों हम हाइड्रोजन में भी करें। सो वी आर एन एनर्जी कंपनी एंड नॉट जस्ट अ चार्जिंग कंपनी, नंबर वन। As and when the market grows, we will adapt to technology. We would not be a company that is sticking to something that is becoming obsolete in tech. हम टेक्नोलॉजी टॉर्च बियरर्स हैं और उस पर इनोवेट करते रहेंगे। दूसरा, हम जो कर रहे हैं वो हम सबसे अच्छे से करें, हैज़ ऑलवेज बीन द विजन। तो सस्टेन करने का सबसे अच्छा तरीका आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू ऐड दें, और आप तभी दे पाएंगे जब आप सबसे अच्छा सॉल्यूशन अपने यूजर्स की प्रॉब्लम के लिए देंगे। नहीं सर, मेरा सवाल था जैसे कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी दूसरे के प्रोडक्ट पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप जो ईवी व्हीकल है उनको सर्विस दे रहे हैं। जो ईवी व्हीकल है वो तो दूसरों का है, दूसरे कंपनीज का है, उनके साथ आप कैसे कोलैबोरेट करेंगे या आप उनके साथ कैसे पार्टनरशिप करेंगे कि आपकी ज़रूरत उनको पड़े, क्योंकि उनका अपना इंफ्रा जो है वो यूज़ ना हो कि वो आपका इंफ्रा यूज़ करें। तो देखो, पहली चीज़ तो ये कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो हमारे लिए एक तरह का डिवाइस है जिससे पे हम चार्जिंग करते हैं। हम चार्जर्स खुद बनाते हैं और सारी इलेक्ट्रिक कंपनीज़ के साथ हमारे टाइप्स हैं। उनके जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो पहले हमारी लैब में हमारे चार्जर्स पे टेस्ट की जाती है, क्योंकि हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है। तो जब भी कोई गाड़ी आती है तो कंपैटिबिलिटी इज़ नेवर एन इशू, बिकॉज वी वर्क विद ईवी OEMs देमसेल्व्स। अब जब बात आती है कि वो खुद का नेटवर्क भी बना रहे हैं या वो ड्राइवर अब उनका नेटवर्क यूज़ करेगा या हमारा नेटवर्क यूज़ करेगा, वहाँ पे हम उनको एक इंडिविजुअल कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं, चाहे हम चार्जिंग उस गाड़ी पे करते हो। और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स OEMs के साथ हम खुद चार्जर्स बना रहे हैं, मतलब चार्जिंग नेटवर्क बना रहे हैं। तो हम पहली बात तो साथ में गाड़ियाँ टेस्ट करते हैं, उसके बाद हैंड इन हैंड हम उनके साथ चार्जिंग नेटवर्क बनाते हैं साथ में, जो को-ओन्ड को ब्रांडेड चार्जिंग स्टेशन हैं। और कुछ केसेस में वो खुद भी अपना इंफ्रा बना रहे हैं। इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री। यहाँ पे मेरे दो क्वेश्चन निकल गया है। एक, गाड़ी टेस्ट करते हो मतलब लॉजिकली स्लॉट तो अब वो फिक्स है, चार्जिंग जो स्टाइल है, तो स्टिल हमें ना बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना होता है फॉर चार्जिंग। ठीक है। तो हर गाड़ी जब नई लॉन्च होती है तो उसका प्लेटफॉर्म, फर्मवेयर सब कुछ अलग होता है। तो हम अपने चार्जर्स के साथ उन्हें टेस्ट करते हैं कि हमारा बैटरी से कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, क्या हम एफिशिएंटली चार्ज कर पा रहे हैं। कुछ कम्युनिकेशन ऐसा भी होता है कि अलग अलग सिस्टम अलग अलग है, मतलब एक लगता था स्लॉट एक है तो सब एक है। तो कनेक्टर सेम है बट टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। तो जो आपको टाटा नेक्सॉन में गाड़ी का BMS मिलता था, वो टाटा कर्व में अलग एक अपग्रेडेड BMS है। तो वो भी टेस्टिंग करना चाहते हैं और हम भी, तो जिससे कि गाड़ियाँ जब रोड पे जाएं तो यूज़र दोनों का सेम है। आपके कॉम्पिटिटर्स जैसे बड़े प्लेयर्स हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं आपको मतलब कंपटीशन कम करने के लिए कि वो जैसे बैटरीज पे वारंटी देते हैं कि आपको इतने साल की वारंटी मिलेगी, उसको कम कर सकते हैं कि अगर आप हमारे चार्जर पे यूज़ करते हैं तो आपकी बैटरी की एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, आपको वारंटी भी मिलेगा। अगर आप दूसरा चार्जर यूज़ करते हैं तो वारंटी भी आपकी कम हो जाएगी या नहीं। CCI जेल में डाल देगा, सीधा सा लॉजिक ये है। और बहुत सिंपल बात है यार, हम इलेक्ट्रिक कार OEMs के लिए कॉम्पिटिटर नहीं है, हमें कॉम्प्लीमेंटिंग कंपनी। अगर हम ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है नहीं, उनका ये कहना है कि वो अपना कंपनीज अपना कंपटीशन ही खेलने लगा। टाटा है, उनका कंपटीशन है ही नहीं। टाटा मोटर्स और टाटा पावर अलग अलग कंपनीज है। पर CCI जेल में डाल दे, गवर्नमेंट क्यों बैठी है? टाटा मोटर्स और टाटा पावर दो अलग कंपनीज हैं। टाटा मोटर्स के साथ हम काम करते हैं और जिस तरह से वो टाटा पावर के साथ काम करते हैं उसी तरह वो हमारे साथ करते हैं। वो एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेच रही है। उनकी गाड़ियाँ कब बिकेंगी? जब देश में चार्जर होंगे। साहिल ने स्टार्टिंग में कहा मुझे रेंज एंग्जाइटी है,
तो उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो टाटा मोटर्स के लिए हम कभी कंपटीशन नहीं है। टाटा पावर, इसीलिए मैंने बोला जो उनकी चार्जिंग आर्म है उसके लिए हम हो सकता है एक कॉम्पिटिटर कंपनी हो, और उस इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, तो वो अपना नेटवर्क बना रहे हैं, हम अपना नेटवर्क बना रहे हैं और रिलायबल नेटवर्क बना रहे हैं। तो अगर हम रिलायबल नेटवर्क नहीं बनाएंगे या यूज़र्स को टाटा मोटर्स जाके बोलेगा कि आप एक कंट्री का रिलायबल नेटवर्क मत यूज़ करो, तो फिर टाटा की गाड़ियाँ या जो भी एक कंपनी ऐसा करेगी उनकी गाड़ियाँ बिकनी कम हो जाएंगी। प्लस गवर्नमेंट भी एक्शन लगी हुई ना, फिर यार मेन बात ये है। यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आई थी क्वेश्चन से, तो जो बैटरी स्वैपिंग है वो गाड़ियों में तो होगी नहीं, वो होगी तो स्कूटी बाइक्स में होगी। जैसे हीरो ने क्या किया है, वो बैटरी निकल जाती है। तो क्या बैटरी स्वैपिंग भी बेस मॉडल पे आ सकती है? मतलब मैं तो कल परसों यही सोच रहा था, मैं कहा अगर बैटरी स्वैपिंग को बढ़ाना है, ईवी की टू व्हीलर को और बढ़ाना है, तो ये बनेगी गेम इसमें। सारे जो स्टेशंस हैं उस पे हीरो ने टाइप कर रखा है, सारी कंपनी से कर रखा है, एक ही स्टैंडर्डाइज हो गया है, वहीं पे पड़े हैं, उठाओ लगाओ, पैसे दो, या फिर वो आपके कुछ ऐप से ही कट जाएगा, यहाँ से बैटरी निकलेगी, वहाँ से जितनी % हो जाएगा। नहीं, दैट इज़ वो हो सकता है, एंड ये बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चलता भी है, बट मोस्टली ये 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में ही रहेगा, क्योंकि जितनी बैटरी बड़ी होगी उसे निकालना, रिप्लेस करना में टाइम भी लगता है, और उसका इंफ्रा बनाना भी इट्स वेरी कॉस्टली। कार का तो निकलेगी कैसे बैटरी का? एक होता है, बट वो हाँ होता है। और जैसे चाइनीज़ कंपनी है NIO करके, NIO, उसमें होता है, लेकिन यूजुअली वो इतना इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि उसको निकालने में भी 10 मिनट और लगते हैं। स्केल में वो टफ है। अगर 5 गाड़ी भी अगर आ गई इकट्ठे, तो 5वीं गाड़ी को तो 50 मिनट ही लग रहा है, जनरली ये होता है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। और गाड़ी से बैटरी निकल जाती है? कितनी बड़ी बैटरी होती है? पूरी नीचे से निकाल चैसी से निकाल देते। हाँ, अच्छा, फिर वो उठाते होगे गाड़ी को? ऑटोमेटेड रोबोट्स होते हैं, वो उठाते, और नीचे से आर्म जो होती है रोबोटिक आर्म, वो बैटरी निकाल देती है पूरी और दूसरी लगा देती है। बट उसके लिए उस पूरे सिस्टम को बनाना एक जगह में भी इट्स वेरी कॉस्टली, और उतना ही आपको इलेक्ट्रिकल पावर इंफ्रा बनाना पड़ेगा। स्केलेबल नहीं है। एक टाइम में एक गाड़ी को ही सर्व कर सकता है। अगर 2-3 गाड़ियाँ भी आ जाए उधर, तो उतना ही टाइम लगना है, तीसरी गाड़ी को 30 मिनट लगने ही है, राइट? तो कोई इट्स नॉट दैट इफेक्टिव इन बिगर बैटरी व्हीकल्स, बट स्मॉलर में ये होगा। और अगर सबके सब एक ही टाइप की होगी बैटरी, एक ही टाइप, एक ही साइज, एक ही सब कुछ, तभी वो स्केलेबल होगा। आप जैसी कंपनीज शायद खुद की बैटरी सेल्स बना के। इसमें एक और चीज़ का इशू रहेगा कि जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा बैटरीज पे लगाना पड़ेगा, तो किसी कंपनी को सारी बैटरी ओन करनी पड़ेंगी। अगर एज अ यूज़र मैं बैटरी ओन कर रहा हूँ, तो मैं उसे कभी स्वैप नहीं करूँगा, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट मार्केट है। मैं किसी और की बैटरी, हो सकता है ख़राब बैटरी, अपनी देके नहीं लूँगा, तो बैटरी किसी ना किसी को ओन करनी पड़ेगी। वो ओनरशिप में बहुत कैपिटल लगेगा किसी कंपनी का, तो थोड़ा एक सेकेंड इशू है इसका, तो इसीलिए बड़ी बैटरीज में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इन फ्यूचर इंडिया में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स होंगे, पर इफ़ वी कंपेयर विद चाइना, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू कंपेयर विद चाइना। इन बीजिंग वी वुड से सारी ईवी कार्स हैं सिर्फ, तो हाउ व्हाट शुड इंडिया लर्न फ्रॉम चाइना टू बिल्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया? चाइना से हमें ये सीखना चाहिए कि चाइना का सप्लाई चेन बहुत अच्छा है। सप्लाई चेन से मेरा मतलब, अगर उन्हें गाड़ियाँ बनानी है तो उनके पास बैटरी बनाने वाले भी लोग हैं, और माइक्रोचिप बनाने वाले भी लोग हैं। तो जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स किसी भी एक चीज़ में लगते हैं, वो पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, इसीलिए वो लीड लेते हैं, और वो उसे फिर स्केल पे कर पाते हैं, कॉस्ट रिड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि सारा सप्लाई चेन किसी भी प्रोडक्ट का वहीं बन रहा है। तो हमें इंडिया में मुझे लगता है यही सीख लेनी चाहिए कि जितना भी अगर हम ईवीज़ की बात करें, तो पूरा ईवी लोकलाइज होना चाहिए, उसका सारा सप्लाई चेन भी लोकलाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट बाहर से आ रहा है। तो यही मेरे ख्याल से एक लर्निंग है। और ऑन योर पॉइंट की डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स रहेंगे। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ईवीज़, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वुड बी द डोमिनेंट काइंड ऑफ न्यू एनर्जी व्हीकल अक्रॉस एनी डिफरेंट सेगमेंट। तो जैसे चाइना में हो रहा है और है, वैसे ही इंडिया में भी पैन आउट करेगा। बट लर्निंग इसकी सप्लाई चेन पूरा का पूरा इंडिया में होना बहुत ज़रूरी। और जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा है, तो आप कैसे उसको यूज़ करेंगे कि फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए? तो उससे हमें डिमांड पता रहता है कि किधर कितना डिमांड आ रहा है, कितनी ज़्यादा चार्जिंग कहाँ हो रही है,
तो हम उसे यूज़ करते हैं नई चार्जर्स की लोकेशन सेलेक्ट करने में, क्योंककि कुछ पैसा लगता है चार्जर लगाने के लिए और उसकी रिकवरी आती है जितना वो यूज़ होगा। तो हम डिमांड एस्टिमेशन में इस डेटा को यूज़ करते हैं। सेकंड, काफ़ी ग्रिड का डेटा आता है, इलेक्ट्रिसिटी का डेटा आता है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर में बैटरीज़ का डेटा हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ द हेल्थ ऑफ द बैटरी, स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है बैटरी की, बैटरी कैसे डिग्रेड हो रही है, उसके अराउंड बहुत सर्विसेज बिल्ड हो सकती है, जैसे इंश्योरेंस एंड ऑल ऑफ दैट। फिर जैसे टीयर 1 में सिर्फ आना ईजी है, पर टीयर 2 और 3 में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसमें आप कैसे चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है टीयर 2 टीयर 3 में बनाना। यूजुअली केपेक्स कम रहता है, क्योंकि लैंड रेंटल कम होता है या लैंड कॉस्ट कम होती है, तो थोड़ा कॉस्ट बेटर रहती है। बट चैलेंज हो सकता है इलेक्ट्रिकल ग्रिड अवेलेबल नहीं है या पावर कट ज़्यादा होते हैं उधर, तो हमें वो चीज़ें देखनी रहती है, तो ये चैलेंजेस है। बट यूजुअली बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं टीयर 1 और टीयर 2 3 सिटीज़ में इंफ्रा बनाने में। जैसे सबके पास चार्जर है, सब जनरली घर पे ही चार्ज कर लेते हैं। आपका चार्जिंग स्टेशन या किसी भी चार्जिंग स्टेशन का ज़रूरत तभी पड़ता है जब वो ज़्यादा दूर जा रहे हैं, और जिस तरह और धीरे धीरे रेंज भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है रेंज भी बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि ये बिज़नेस बड़ा बन पाएगा या चल पाएगा डिस्टेंस? करें तो घर में भी जो लोग चार्ज करते हैं उनको भी चार्जर चाहिए एक्चुअली, वो छोटा चार्जर होता है। और अगर आप बाहर चार्ज कर रहे हो तो इसलिए करते हो क्योंकि आपको फास्ट चार्ज करना है, तो हम दोनों टाइप के चार्जर बनाते हैं और लगाते हैं। तो अगर ईवीज़ बिकेंगे तो आपको घर पे भी चार्जिंग करनी है, उसका भी सोल्यूशन हम देते हैं, और अगर आपको बाहर करनी है तो उसका भी सोल्यूशन देते हैं। सर बाहर ओकेजनली करना है, और लोग फुल चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा उसका रेट ज़्यादा है, तो उतना ही चार्ज करेंगे जितना ज़रूरत होगा, और फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद चार्ज कर लेंगे, तो उसमें वही है बिजनेस। हम दोनों काम, हम होम चार्जिंग सोल्यूशन भी देते हैं। सर जैसा आपने बताया कि एनर्जी जो है वो लिमिटेड नहीं है, मतलब आप कह रहे थे कि वो हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब गवर्नमेंट सोलर पैनल पर सब्सिडी दे रही है, पीएम सूर्य आवास का योजना, तो सर उस लाइन में, जैसे उस लाइन में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी को अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहे? जैसे कि अगर सबके घरों में मान लीजिए सोलर पैनल लग गए, तो उसके बाद उसमें क्या बिजनेस बना सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा इसका मैं आंसर दे देता हूँ। रिलायंस भी अपने खुद के सोलर सेल बना रहा है, मोस्ट प्रोबेबली शायद 1-2 महीने में लॉन्च करने वाला है, तो वो सेल्स बेचेगा और उसके रिटेलर बन के आगे तुम सप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट सब्सिडी तो यही दी है, गवर्नमेंट ये थोड़ा ना कह रही है मेरे सेल बेचो। रिलायंस का ऐसा कहना है, मुझे नहीं पता, जो उनका क्लेम है 20-30% एफिशिएंसी इंप्रूव कर दी उन्होंने नए सेल्स के अंदर। तो अगर वो सेल लॉन्च होते हैं ऑलरेडी वैसे तो, पर अभी रिलायंस वाला कह रहा है कि हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी बना दी है, अब वो बना दिया पता नहीं, बट अगर जियो के वो आते हैं तो उसको बेच ले। और सर आप ये भी कह रहे थे कि हम कुछ सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम पावर मैनेज कर सकते हैं, तो आप उससे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? अभी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा, वो अभी स्मार्ट सोल्यूशन नहीं है इंडिया में। तो उसको स्मार्ट बनाने के लिए बिजली कैसे यूज़ हो रही है, कहाँ हो रही है, कितनी हो रही है, मीटरिंग, इसके लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम लगेगा। अभी बहुत ज़्यादा स्मार्ट मीटर्स भी नहीं है, तो पूरा ग्रिड को स्मार्ट करना पड़ेगा, उसके लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा जो पूरा मैनेज करेगा। बेसिकली जहाँ पे लोड ज़्यादा आ रहा होगा वहाँ पर उसके हिसाब से बिजली मैनेज हो जाएगी, ऐसे कुछ ना, ऐसे ना। तो जैसे कि मान ले यहाँ पर अभी एसी चल रहा है ज़्यादा, यहाँ पे लोड की ज़रूरत है, यहाँ खींच दिया ज़्यादा क्योंकि मीटर को पता लग रहा है ज़्यादा लोड आ रहा है, पर दूसरे वाले ऑफिस के अंदर जा चुके हैं वो लोग, तो वहाँ पर लोड नहीं आ रहा है, इसलिए वहाँ पे पावर कम हो जाएगी। बट इसके लिए जो उन्होंने बोला कि पीछे से ग्रिड से कम्युनिकेशन होना चाहिए, अभी ग्रिड स्मार्ट नहीं है तो उसको बात नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर से। हमारे जो मीटर लगे हैं वो अगर स्मार्ट नहीं है तो मीटर भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे सॉफ्टवेयर से, तो सॉफ्टवेयर एक लेयर होगी जो मीटर और ग्रिड के बीच में आ जाएगी, ऐसे ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट सही। मैंने तो बस आपकी बात को थोड़ा सिंप्लीफाई किया। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेक्टिव सेशन था, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे, नई लर्निंग थी मेरे लिए भी, बहुत सारी नई चीज़ें आई, और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द बेबी बॉय और सीरीज ए बी। थैंक यू साहिल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। काफ़ी टाइम से हम एसोसिएटेड हैं, तो गुड टू कम बैक। थैंक यू। और इसी के साथ में आज की ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।